हेलो बच्चों, कैसे हो। शुरू करते हैं अपनी लेज़र की सेकंड यूनिट जिसका नाम है लेज़र एम्पलीफायर्स एंड ऑक्सीलेटर्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ेंगे लेज़र को कैसे एम्पलीफाई किया जाता है ना, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें लेज़र में जो कि उसके एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई कर देती है। जिसमें टॉपिक्स हम पढ़ेंगे बच्चों, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, करीबन 10 टॉपिक है, और उसके बाद हम बच्चों न्यूमेरिकल लेंगे। बहुत ही सिंपल वे में करेंगे, बहुत ही इजी है सारी यूनिट ये पूरी, लेकिन थोड़ी सी लेंदी है बस। लेकिन उस कोशिश करेंगे बच्चों उस लेंदी को भी हम बहुत ही कम टाइम में कवर करने की कोशिश करें जिससे आपको आसानी हो। सबसे पहला टॉपिक क्या है बच्चों यहाँ पर, पॉपुलेशन इन्वर्जन मेटास्टेबल स्टेट, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आपने पहले मुझसे पढ़ा हुआ है, आपने मेरी वीडियो देखी है, तो आप ऑब्वियसली इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से जानते होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आज फिर से हम इसको रिवील करेंगे एक नए ढंग से, एक नए तरीके से। आगे क्या है बच्चों, पंपिंग टाइप्स, ये भी आपको पता होंगे, हमने पढ़ा रखे हैं ये भी पहले, लेकिन इसको भी डिटेल में जान लेंगे। आगे क्या है बच्चों, ऑप्टिकल पंपिंग मेथड्स, बहुत सारे मेथड है हमारे, उनको जानेंगे। ये भी बच्चों आपने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा है, मैंने पढ़ा रखा है। 2, 3 और 4 लेवल लेजर सिस्टम सब आपने कर रखा है यहाँ तक हमने पहले से पढ़ रखा है। लेकिन हम दोबारा से इस यूनिट में करेंगे इन सारी चीजों को। देखो, हाफ यूनिट तो हमने पढ़ रखी है, हाफ यूनिट को अलग से पढ़ना है, बस ये समझिए। क्या है बच्चों हाफ यूनिट में, गेन इन लेजर। ये बहुत सिंपल चीज है। गेन क्या होता है बच्चों, लेजर कैसे एम्पलीफाई हुई है, कैसे उसने गेन किया है अपने एम्पलीट्यूड को, उसको ही गेन फैक्टर बोलते हैं। यानी कि गेन कैसे हुई है उसको जानना है, बस सिंपल सी बात है, इसको जानेंगे। आगे क्या है बच्चों, क्या फैक्टर है जिसमें लेजर ने अपने आप को एम्पलीफाई किया है। लूप गेन भी इसमें एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है इस पर बच्चों, लूप गेन पे, और इस पे एक डेरिवेशन भी आता है यहाँ से। आगे क्या है बच्चों, ऑप्टिकल कैविटीज, यानी कि जो यहाँ पर ऑप्टिक्स में, यानी ऑप्टिक्स सॉरी, यहाँ पर जो इसकी लेजर की ऑप्टिक्स है, इसमें कैविटी कैसे रोल प्ले करती है। हम सब जानते हैं किस तरीके से क्या होती है केवीटी, एक तरीके से है ना, उसको पढ़ना है हमें लेजर में क्या होता है। आगे क्या है बच्चों, ये डेरिवेशन आता है फेब्री पेरोट ऑप्टिकल रेजोनेटर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर है बच्चों स्टेबिलिटी डायग्राम, बहुत इजी वे में हम जान लेंगे पूरे के पूरे सिलेबस को। अब शुरू करते हैं बच्चों हम अपना सेकंड यूनिट का सिलेबस के दो टॉपिक, स्टार्टिंग के दो टॉपिक। क्या है बच्चों दो टॉपिक हमारे आज के, पॉपुलेशन इन्वर्जन और मेटास्टेबल स्टेट। इसको जानते हैं बहुत अच्छे वे में। आज थोड़े से डिफरेंट वे में जानने की कोशिश करते हैं, वैसे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा जो हमारे स्टूडेंट है। नहीं है जो न्यू है, न्यू बच्चे हैं, वो भी जान लेंगे बहुत अच्छे से इसको। देखो सबसे पहले बात क्या है बच्चों, लेजर जो बनी है बच्चों, ये इन दोनों ही वर्ड्स की वजह से बनी है। अगर हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन ना हो या फिर हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट ना हो, दोनों में से अगर एक भी ना हो, अगर एक हो और एक दूसरा ना हो, लेजर पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये दोनों आपस में डिपेंडेंट हैं। और लेजर किस पे डिपेंड है, इन दोनों पर। किस तरीके से डिपेंड है उनको जान लेते हैं। क्या है बच्चों पॉपुलेशन इन्वर्जन, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें नाम से ये पता चल रहा है कि पॉपुलेशन का इन्वर्जन कर देना, मतलब कहीं पर अगर पॉपुलेशन ज्यादा है किसी भी चीज की, जाए बात किस पे कर रहे हैं बच्चों, एटम्स की, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम सिस्टम में अपने लेजर में। कहां पर ज्यादा होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, ग्राउंड स्टेट में। तो हमें क्या करना है बच्चों, उसकी पॉपुलेशन को इन्वर्ट कर देना है। कहां पर पहुंचा देनी है, हायर स्टेट में पहुंचा देनी है। ये हमारा मेन काम है, इनिशियल स्टेट है किसकी, लेजर की। लेकिन यहाँ पर काम नहीं बनता हमारा, इस क्वेश्चन से काम नहीं बनता कि पॉपुलेशन इन्वर्जन कर दिया। क्वेश्चन पे बनता है काम, मतलब क्वेश्चनिंग करेंगे जब हम किसी भी चीज में, जब हम जानेंगे कि आखिर क्यों। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि पॉपुलेशन इन्वर्जन मस्ट क्यों है लेजर के लिए, ये हमें समझना है सबसे पहले। तो हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्या बोला बच्चों, सबसे पहले समझ लो स्टेट 1 है हमारे, स्टेज 1। यहाँ पर दो स्टेज है हमारी। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में, इनिशियल स्टेट में एटम्स ज्यादा है, यानी कि समझ लो नंबर 1 स्टेट है, ये 2 है। यहाँ पर n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर n2 है। तो यहाँ पर पोजीशन क्या है बच्चों, n1 ग्रेटर देन n2, नॉर्मल सिचुएशन है यहाँ पर। लेकिन हमें क्या करना है, पॉपुलेशन को इन्वर्ट करना है। तो पॉपुलेशन को इन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी हायर स्टेट है, यानी कि हमारी जो नंबर 2 स्टेट है, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फिल करना पड़ेगा। समझो कि हमने यहाँ पर इस बार 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए जो कि ग्राउंड में थे, अब हाइयर में चले गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों,
N1 हमारी इस बार ग्रेटर देन हो गया, N2 ग्रेटर देन हो गया N1, यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गया है। सिंपल बात है, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रही है बात। लेकिन इससे हुआ क्या, इसको जानना मेन बात है। इस मुद्दे पर आते हैं कि इस चीज से हुआ क्या, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर लेजर बन गई, और यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पर लेजर नहीं बन रही। सिंपल बात समझो बच्चों, हमने पहली यूनिट में क्या पढ़ा है, हमने पहली यूनिट में फर्स्ट यूनिट में आपने ये पढ़ लिया था कि क्या होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, क्या होता है स्टिमुलेटेड एमिशन, बहुत अच्छे से। और ये जान लिया था कि लेजर हमारी बनती है स्टिमुलेटेड एमिशन से, ये बहुत अच्छे से जान लिया था। दोबारा एक बार पढ़ लो कि स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है और स्पॉन्टेनियस क्या होता है, उससे ही पता चलेगा। देखो बच्चों सिनेरियो यहाँ पर समझने की कोशिश करो इसे। ये हमारी कोई स्टेट है, यहाँ पर कोई 4-5 एटम रखे हैं, इलेक्ट्रॉन रखे हैं, ग्राउंड स्टेट है। क्या करेंगे, 10⁻⁻8 सेकंड में ये नीचे गिरेंगे। सबसे पहले कौन सा गिरेगा, जो सबसे पहले ऊपर गया था। जब ये नीचे गिरेगा तो जो भी एनर्जी इसने ले रखी थी उसको छोड़ देगा, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, एचन्यू। ये एनर्जी इसने छोड़ दी, एचन्यू। अब मेरी बात सुनो बच्चों ध्यान से, समझो कि ये जो एनर्जी है ये टॉफी है, ऐसी टॉफी जिसको खाने पर वो भी उस जैसा बन जाता है जो पहले जैसा था। ऐसा समझो जैसे बच्चों जोम्बी इफेक्ट, जोम्बी वाली मूवी देखी होगी। जोम्बीज क्या करते हैं, एक का अगर काट लिया किसी ने, किसी जोम्बी ने, दूसरे को भी जोम्बी बना देगा वो। सिंपल बात है। ऐसे ही समझो कि ये जो ये टॉफी है, ये ऐसी टॉफी है जिसने भी खा ली वो उसके जैसा बन जाएगा जो पहला था। यही तो चाहिए हमें ना, लेजर के लिए यही चाहिए, जोम्बी इफेक्ट चाहिए, ऐसा समझ लो। समझो अब ये एचन्यू, ये फोटोन, ये टॉफी कौन खाएगा, इस पर डिपेंड करता है कि किसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो। इस पे कुछ पे इस बच्चों ये जो टॉफी है इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये ऊपर जाए या नीचे जाए, कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर इस पे ज्यादा यानी कि ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे या ज्यादा पॉपुलेशन ऊपर होगी तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी इसकी कि ऊपर जाए। कैसे, कि अगर ये नीचे भी आई तो क्या होगा, नीचे कोई एक्वायर करने वाला होगा नहीं एनर्जी को, तो फिर से ऊपर चली जाएगी, है ना, बाउंस बैक करके रिफ्लेक्टर के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं हम कि ऊपर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए। जैसे ही ज्यादा हुई पॉपुलेशन तो प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है कि ये टॉफी ऊपर वाले बच्चे खा लें। सिंपल बात समझ में आ रही है, बच्चे या फिर इलेक्ट्रॉन के पास चली जाए। और जैसे ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के पास ये फोटोन जाएगा, ये टॉफी जाएगी, तो ये फोटोन इसके पास जो तो ये क्या कर देगा बच्चों, जोम्बी इफेक्ट करना शुरू कर देगा। मतलब जब ये नीचे गिरेगा, जब ये एटम नीचे गिरेगा तो ऐसा ही फोटोन निकालेगा या फिर ऐसी ही टॉफी निकालेगा जैसी उसने पहले वाली खाई थी। यानी कि जो फोटोन वापस अब निकलेगा वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, यानी कि एकदम जोम्बी इफेक्ट आ गया कि नहीं इसमें। अब फिर क्या होगा, अब ये दो फोटोन रिलीज हुए हैं, अब ये दो फोटोन ऊपर जाएंगे, अब ये दो को इफेक्ट करेंगे अगले वालों को, फिर 4 करेंगे, 4 अगले वालों को इफेक्ट करेंगे। तो ऐसा क्या होगा, ऐसे सीरीज बन जाएगी और बहुत सारे फोटोन एक जैसे इकट्ठे हो जाएंगे। और लेजर बनती ही एक जैसे फोटोन को जोड़कर है। भाई लेजर का मतलब क्या है, एम्पलीफिकेशन। लेजर की मीनिंग क्या है, लेजर की मीनिंग है LASER, लाइट को एम्पलीफाई करना है किसी भी तरीके से। तरीका क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन का, इसका फुल फॉर्म ये है। तो इसका काम क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन, यही तो है। यानी कि एक तरीके से ज़ोंबी इफेक्ट, एक नई तरीके से समझ लिया हमने इसे। सिंपल बात समझ में आ रही है बच्चों। तो अब समझ में आया हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन कितना मस्ट है, कितना जरूरी है। अगर हमने सारी खेल कर लिया, अपने लेजर भी बना ली, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव ही नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, कुछ मतलब ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, लेजर बन ही नहीं सकती। समझ रहे हैं बच्चों, आइंस्टीन का ये आइडिया था, इसलिए इसमें 40 साल के करीबन लगे हमें इस लेजर को बनाने में, क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव ही नहीं हो रहा था 2 स्टेट में। उस अगली कहानी पे चलेंगे अभी, मेटास्टेबल स्टेट ने कैसे अचीव कराया पॉपुलेशन इन्वर्जन को। ये बच्चों बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर बात समझ में आ गई होगी कि लेजर बनाने के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं मेटास्टेबल स्टेट की, कि मेटास्टेबल स्टेट भी क्यों जरूरी है, किस काम के लिए, लेजर बनाने के लिए या फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन कराने के लिए मेटास्टेबल स्टेट क्यों जरूरी है। इस बात को समझो अभी हमारे पास केवल 2 स्टेट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसका टाइम पीरियड है 10⁻⁻8 सेकंड, यानी कि 10⁻⁻8 सेकंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रुकते हैं और एकदम नीचे आ जाते हैं।
सिंपल बात है। यहाँ पर समझो हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे भाई। ग्राउंड स्टेट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं, क्यों करते हैं भाई? ये हमारी सबसे कम एनर्जी की स्टेट है और सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट है, और स्टेबिलिटी हर कोई चाहता है, सिंपल बात है। अब क्या हुआ बच्चों, हमने एनर्जी दी, इसको एनर्जी दी किसी भी मीडियम से। मीडियम कौन से होंगे बच्चों, ये पढ़ेंगे अब। देखो ऑप्टिकल पंपिंग मेथड, ये पंपिंग मेथड ही है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को पंप कराने के। बहुत सारे मेथड है हमारे सिलेबस में, वो पढ़ेंगे बहुत इजीली। तो क्या हुआ, ये ऊपर चले गए, ये ऊपर चले गए। यहाँ पर समझ लो कि यहाँ पर ये चले गए 100 के 100, या फिर समझ लो 50 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, या 60 मान लो, 60 ऊपर चले गए। ठीक है, तो हम क्या समझ रहे हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया। लेकिन होता क्या है बच्चों, जैसे जैसे हम यहाँ पर फोटोन डालते जा रहे हैं, एनर्जी देते जा रहे हैं, तो हो ये रहा है बच्चों, इतने कम टाइम में 10⁻⁸ सेकंड में ये फिर से यहाँ पर 60 हो जा रहे हैं, यहाँ पर 40 हो जा रहे हैं। यानी कि पलक झपक, तो यानी कि पलक झपक तो ही क्या, बहुत सारी पलक झपकी जाएगी 10⁻⁸ सेकंड में। बहुत कम टाइम मिल रहा है हमें कोई भी लेजर एक्शन कराने के लिए, यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो रहा है, हो रहा ही नहीं है। एक तरीके से ऐसा समझो, क्योंकि 10⁻⁸ सेकंड में ही नीचे आ जा रहे हैं वो। जैसे ऊपर गए नीचे आ गए, तो इसका मतलब क्या है, नीचे की पॉपुलेशन कभी भी कम नहीं हो रही है ऊपर की पॉपुलेशन से, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना कम है। समझ रहे हैं बच्चों, लेजर एक्शन कराना है ना हमें। लेजर एक्शन कैसा होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन से, और स्टिमुलेटेड एमिशन तभी तो हो जब उसे टाइम मिले कुछ। टाइम कितना है हमारे पास, केवल 10⁻⁸ सेकंड। तो हो क्या रहा है बच्चों, जैसे ही हम पंपिंग कर रहे हैं, पंपिंग में भी तो कुछ टाइम लगेगा, यानी कि यहाँ पर एनर्जी देने में भी तो कुछ टाइम लगेगा। वो एनर्जी दी, पता चला एनर्जी देने के बाद जो ऊपर दी थी एनर्जी, उतने में नीचे आ गए। तो यहाँ पर 100 थे, पता चला 10 ऊपर गए, लेकिन जब हमने एनर्जी 10 को और दी ऊपर ले जाने के लिए, तो 10 ऊपर वाले नीचे आ गए, फिर से 10 ऊपर चले गए। तो इसका मतलब क्या है, ये तो कभी भी पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं होने का। और हमने अभी अभी क्या पढ़ा है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कराना ही हमारी लेजर बनेगी तभी, जब हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो। तो हमें ये बात पता चल गई कि 2 स्टेट लेजर में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो ही नहीं सकता। हम बच्चों यहाँ पर जो 2 स्टेट लेजर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बच्चों, इसमें ये भी चीज कवर कर रहे हैं हम। देखो ये क्या है बच्चों हमारा, 2 स्टेट, 3 स्टेट और 4 स्टेट लेवल पंपिंग सिस्टम। ये कौन सा पंपिंग सिस्टम हो गया, 2 स्टेट का। अभी हम कौन सा करेंगे, 3 स्टेट का करेंगे, क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट 3 स्टेट में ही आती है। ये बात समझ गए हम। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि 2 स्टेट से लेजर पॉसिबल है ही नहीं। तो हमें कैसे मटेरियल ढूंढने पड़ेंगे जिसमें मेटास्टेबल स्टेट लाई करती हो, यानी कि एक और ऐसी स्टेट हो जो कि हायर एनर्जी की स्टेट हो। मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है बच्चों, हायर एनर्जी स्टेट ही होती है एक तरीके से। बात हम समझ गए। तो हमने क्या किया, बहुत सारे मटेरियल हमने खोजे ऐसे जिसमें हमें एक स्टेट मिली। उस स्टेट का नाम हमने क्या रखा बच्चों, मेटास्टेबल स्टेट। ये समझ लो हमारी मेटास्टेबल स्टेट हमें मिल गई। इसका टाइम कितना हुआ बच्चों, 10⁻³ सेकंड, यानी कि 10⁻⁵ सेकंड कम। किससे, हायर यानी कि अपर वाली एनर्जी स्टेट से। इसका कितना, 10⁻⁸ सेकंड। तो यानी कि हमें अब इसके कंपैरिजन में इस स्टेट में पॉपुलेशन इन्वर्जन कराना आसान है, क्योंकि हमें बच्चों 10⁻⁵ सेकंड का टाइम एक्स्ट्रा मिल गया, और ये टाइम बहुत इनफ है हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कराने के लिए। अब क्या हुआ बच्चों, देखो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेट है, अगर समझो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, E1 E2 E3, ये समझो क्या होगा। अब कुछ एटम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ से यहाँ गए ऊपर। यहाँ जाने के बाद ये बच्चों 10⁻⁸ सेकंड रुकने, 10⁻⁸ सेकंड के बाद कहाँ गिरेंगे, ये यहाँ पर गिरना शुरू हो जाएंगे। जब यहाँ पर हम यहाँ पर एटम गिरेंगे तो ये कितना टाइम तक रुकेंगे, 10⁻³ सेकंड के लिए। और 10⁻³ सेकंड बहुत इनफ टाइम है पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कराने के लिए। किस किस के बीच में होगा बच्चों पॉपुलेशन इन्वर्जन, बताओ सिंपल बात, E1 और E2 के बीच में। क्योंकि हम क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर भेज देंगे। ऊपर भेज दिए, अभी तुरंत नीचे तो गिर रहे नहीं गिर रहे, तो हमें पंपिंग के थ्रू हमें पंपिंग करने में टाइम मिल गया। टाइम मिलने का मतलब कितना मिला, 10⁻⁵ सेकंड। तो हमें क्या कर रहे हैं, ऊपर भेज दे रहे हैं। समझो कि ये 100 एटम थे,
100 में से हमने यहाँ पर 60 भेज दिए, 60 यहाँ गिरेंगे तो ये कम से कम रोकेंगे ना, तो यहाँ समझ लो 60 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर कितने हो गए बचे 40। तो क्या पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं हो गया? हो गया, क्योंकि हमें पंपिंग करने के लिए टाइम मिल गया। कितना मिला? 10⁻⁻5 सेकंड ज्यादा। और यहाँ पर कितना कम टाइम था हमारे पास? 10⁻⁸ सेकंड था कुल। तो बच्चों मेटास्टेबल स्टेट से क्या फायदा हुआ? लेजर बन गई। भाई मेटास्टेबल स्टेट से तो लेजर बनी है। कैसे बनी है लेजर? यहाँ देखो बच्चों, सिंपल सा क्या होगा, अब एक फोटोन जैसे ही नीचे गिरेगा तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा तो एक फोटोन छोड़ेगा। अब ये फोटोन क्या है बच्चों? तुम्हें पता ही चल गया, ये टॉफी है। टॉफी कौन सी है? जिसे खाते तो ज़ॉम्बी बन जाते हैं हर कोई। तो क्या होगा, अब ये फोटोन ऊपर इंटरेक्ट करेगा। क्यों इंटरेक्ट करेगा ऊपर? क्योंकि इस बार हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करा लिया है। ऊपर 60 एटम रखे हैं, नीचे 40 रखे हैं, तो प्रोबेबिलिटी किसकी है ज्यादा अचीव करने की, इस टॉफी को खाने की किसकी प्रोबेबिलिटी हुई? ऊपर वाली स्टेट की। और ऊपर वाली स्टेट को ही टॉफी देनी थी हमें, क्योंकि ऊपर वाली स्टेट से हमारी लेजर बनेगी। तो क्या होगा, अब जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा तो बच्चों 2 फोटोन छोड़ेगा, और जो 2 फोटोन होंगे वो ज़ॉम्बी होंगे पहले से ही बने हुए, यानी कि सेम, बिल्कुल एकदम सेम फोटोन होंगे, वे सेम फेज के, सेम फ्रीक्वेंसी के, सेम एम्पलीट्यूड के लगभग। तो अगर सेम एम्पलीट्यूड के, सेम फ्रीक्वेंसी के फोटोन को या वेव को जोड़ेंगे हम एक साथ, तो बच्चों कैसी मैग्नीफाई होंगी वो, कैसी एम्पलीफाई होगी वो, किस तरीके से होगी बच्चों? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू। तब ये जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? एम्पलीफाई होकर बड़ी हो जाएगी, यानी कि इसे ही बोलते हैं लेजर बन जाना। और आगे जाके क्या बन जाएगी बच्चों? लेजर, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन फोटोन दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे। तो बच्चों ये फिनोमिना समझ में आया क्या नहीं? ये है इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है लेजर के लिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन और मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है? बिल्कुल जड़ है किसकी? लेजर की। और ये हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है यहाँ से। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? पंपिंग टाइप्स। चलो बच्चों अब पंपिंग के बारे में पढ़ते हैं। अपनी लेजर की पंपिंग होती क्या है? क्वेश्चन कैसा आ सकता है बच्चों? क्वेश्चन ये है सिंपल, व्हाट डू यू मीन बाय द पंपिंग इन लेजर, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड यूज फॉर पंपिंग इन लेजर। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या है बच्चों? 5 तरह की हमारी पंपिंग होती है। हमने मोटा मोटा तौर पे पढ़ रखा है बच्चों पंपिंग के बारे में फर्स्ट ईयर में ही। क्या होती है? ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड। ये दोनों मेथड फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए हैं। ये भी थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए हैं। ये क्या है बच्चों? डायरेक्ट कन्वर्जन, इनलास्टिक एटम एटम कोलिजन और केमिकल रिएक्शन मेथड। ये 1 बाय 1 देख लेते हैं हम क्या है बच्चों। ये तीनों मेथड हमने लिख रखे हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्या है? ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग कहाँ पर यूज होती है? जैसे कि हमने रूबी लेजर में देखी थी। रूबी लेजर में क्या था बच्चों? जिनोन लैंप लगा हुआ था। लैंप मींस वो एक लाइट फेंक रहा होगा वहां पर, किसी मीडियम को दे रहा होगा लाइट, और मीडियम क्या कर रहा होगा? लाइट को एक्वायर कर रहा होगा और इलेक्ट्रॉन को हायर स्टेट में भेज रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था बच्चों? रूबी लेजर में, रूबी लेजर में यही काम हुआ था। क्रोमियम आयन को हमने कहां पर भेजा था? हायर स्टेट में, विद द हेल्प ऑफ जिनोन लैंप। तो सिंपल सा क्या होता है फिनोमिना में बच्चों? ग्राउंड स्टेट के एटम पे फोटोन पड़ते हैं, वो एनर्जी लेते हैं और कहां चले जाते हैं? हायर स्टेट में चले जाते हैं, E2 स्टेट में। तो इसका नाम क्या हुआ? ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल क्यों नाम रखा बच्चों यहाँ पर? क्योंकि हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि हम लैंप यूज कर रहे हैं। सिंपल इसका नाम ये हो गया। आगे चलते हैं, इनके नाम से ही हमने पढ़ना है, पूरी फिजिक्स ही नाम से पढ़ते हैं बस हम। आगे क्या बच्चों? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड भाई ये अलग क्यों है भाई? इससे ही तो काम कर। देखो किसी भी चीज को समझने के 2 तरीके हैं कि इसका ये आए क्यों, हम इस स्टेज पे क्यों आए। यानी कि हमने ऑप्टिकल पंपिंग यूज कर ली थी, तो लेजर में ऑप्टिकल पंपिंग ही यूज कर लेते हैं, तो इसका जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी बच्चों क्योंकि हम रूबी लेजर से स्विच हुए हेलियम नियोन लेजर में। हेलियम नियोन लेजर है बच्चों गैस लेजर, और रूबी लेजर है हमारी सॉलिड लेजर। तो इसका मतलब क्या है? सॉलिड लेजर में जहां पर हमारी ऑप्टिकल पंपिंग हो जा रही थी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, यानी कि एक लैंप से, वहां पर हमारा गैस के एटम को एक्साइट करने के लिए लैंप यूज में नहीं रहने का। अगर होगा भी लैंप, अगर हम लगा दे जिनोन लैंप यहाँ पर हम हीलियम नियोन गैस में लेजर में, तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा टाइम तक देनी पड़ेगी, तब भी पता चला, तब भी नियोन एटम हमारे हायर स्टेट में नहीं गए। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? उसी के जैसी गैस, उसी के जैसी गैस की तरीके के एटम्स यूज करते हैं इसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए। और ऐसा कौन है?
ऐसे हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब। फिर इसे क्या करते हैं, इस पर बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, बहुत हाई वेलोसिटी कर देता है इलेक्ट्रॉन्स की, बहुत हाई वेलोसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एक्सीलरेट हो चुके हैं। अब उनको छोड़ देते हैं हम कहां पर, जहां पर हमारी हीलियम नियॉन गैस भरी हुई है। ये क्या करेंगे बच्चों, टक्कर मारेंगे। टक्कर किससे ज्यादा होगी बच्चों, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है, हीलियम। हीलियम को एक्साइट करेंगे, जैसे ही हीलियम एक्साइट होगा तो ये नियॉन को एक्साइट कर देगा। यही हमारी बेसिक मैकेनिज्म थी हीलियम नियॉन गैस की भी, लेजर की भी। सिंपल बच्चों, बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्या करें, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड, यानी कि जैसे जैसे हमारी प्रॉब्लम आती गई, जैसे जैसे हमारे पास लेजर की डिफरेंट डिफरेंट लेजर की डिस्कवरी होती गई, वैसे वैसे हमने डिफरेंट मेथड यूज करने शुरू करे पंपिंग के लिए। पंपिंग क्यों करा रहे हैं बच्चों, सिंपल सा पंपिंग है क्या, पॉपुलेशन इन्वर्जन कराने के लिए पंपिंग की जरूरत पड़ती है, जिसके मेथड ये हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन हमने पढ़ लिया, कितना मस्त है लेजर के लिए, सिंपल बात। थर्ड मेथड क्या है बच्चों हमारा, डायरेक्ट कन्वर्जन मेथड। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई, डायरेक्ट कन्वर्जन मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, जब इन दोनों से काम चल रहा था तो ये क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि एक नई तरीके की लेजर हमने डिस्कवर की, जिसका नाम है बच्चों हमारा डायोड लेजर, या फिर पीएन जंक्शन डायोड लेजर। पीएन जंक्शन डायोड लेजर किस पे काम करती है, इसी मेथड पे काम करती है। अब हमारी थर्ड यूनिट में बच्चों सारी लेजर हैं, जिसमें हम पीएन जंक्शन डायोड लेजर भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसकी थोड़ी सी वर्किंग देख लो। किसकी वर्किंग देखनी है हमें, कि ये पंपिंग मेथड कैसा काम करता है। कैसा काम करता है, सिंपल, इसमें क्या करते हैं हम, इसे एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये डायरेक्टली इसको जो हमारे एटम्स है इसको एक्साइट कर देता है, यानी कि ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है एकदम डायरेक्ट, इसलिए इसको डायरेक्ट मेथड कहा गया है। कैसे करेगा, हमने एक सिंपल पीएन जंक्शन लिया, उस पर फॉरवर्ड बाइस लगाया। फॉरवर्ड बाइस का मतलब हमने बाहर से उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के बाद फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है बच्चों, आपको सबको पता है, कंडक्शन बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं सबसे ज्यादा, कंडक्शन बैंड, और ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है बहुत ज्यादा, और यहाँ पर क्या है, होल्स है वैलेंस बैंड में, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस में यही होगा। अब क्या होगा बच्चों, ये हमेशा तो यहाँ पर रहेंगे नहीं, अब ये कहाँ पर मिलेंगे, एट द जंक्शन, हमें पता ही है यहाँ पर जंक्शन पर मिलते हैं। ये जंक्शन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होल से मिलेगा जाकर, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन होल से मिलेगा, यानी कि होल में गिरेगा, तो ये फोटोन इमिट करेगा एक्चुअली। तो डायरेक्ट क्या हुआ, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने दी और डायरेक्ट हमें फोटॉन्स मिल गए, यानी कि ऑप्टिकल एनर्जी हमें मिल गई। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट कन्वर्जन मेथड। सिंपल सा, कहां पर यूज होता है हमारा, पीएन जंक्शन डायोड लेजर में। अब अदर मेथड देखते हैं, इलास्टिक एटम कोलिजन और केमिकल। इलास्टिक एटम कोलिजन पढ़ते हैं चलिए, और लास्ट में पढ़ेंगे फिर केमिकल रिएक्शन मेथड। इलास्टिक एटम कोलिजन क्या होता है बच्चों, ये सेम टू सेम है, ये बिल्कुल एकदम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड। ये बच्चों जनरलाइज मेथड है, ये इसमें हमने बता दिया कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, है ना, एनर्जी सोर्स और भी तो हो सकते हैं एटम, कोई दूसरे भी हो सकते हैं, तो ये जनरलाइज मेथड है। इसमें क्या बता रहे हैं, किस तरीके से हम एटम से दूसरे एटम को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं भाई, इलास्टिक वे में ही कर सकते हैं जब उनकी टक्कर हो। क्यों इलास्टिक वे में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इलास्टिक वे में एनर्जी और मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहते हैं। आपको पता होगा बच्चों, इन इलास्टिक कोलिजन हो या इलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, लेकिन एनर्जी कंजर्व रहती है केवल इलास्टिक कोलिजन में। लेकिन क्या हमें एनर्जी कंजर्वेशन चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो एनर्जी ट्रांसफर करनी है, हमें एक एटम से दूसरे एटम पे एनर्जी को ट्रांसफर करना है। मतलब अगर एक एटम पे एनर्जी हमारी, समझ लो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसमें हमारी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, और ये हमारा है हीलियम एटम, है ना बच्चों, हीलियम नियॉन गैस की बात कर रहा हूँ। ये इस पर टक्कर मारेगा, इस समझ लो इसकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, हमें इसे ट्रांसफर करनी है ये वाली एनर्जी। तो अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो ये टक्कर के बाद भी सेम एनर्जी रखेंगे, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहेगी, सिंपल बात है। लेकिन अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो ये एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी इस पे, हीलियम पे ज्यादा एनर्जी आ जाएगी और नियॉन इलेक्ट्रॉन पे कम एनर्जी बचेगी। इसे ही बोलते हैं हम बच्चों कि एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होता, किसमें,
इनइलास्टिक कोलिजन में। क्यों नहीं होता इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्वेशन? क्योंकि ये जब टक्कर मारेंगे बच्चों, कुछ एनर्जी इसकी कोलिजन में भी खर्च होगी, कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में रिलीज होगी, कुछ साउंड में भी बाहर जाएगी, है ना। तो एनर्जी का लॉस होगा किसमें? इनइलास्टिक कोलिजन में। इसलिए इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, मोमेंटम कंजर्व रहता है दोनों में ही। हमें क्या चाहिए? इनइलास्टिक कोलिजन चाहिए। किस किस के बीच में? जिसको ट्रांसफर करनी है एनर्जी और जिससे ट्रांसफर करनी है एनर्जी। तो हम हीलियम नियोन गैस में क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज ट्यूब में पैदा करते हैं, उसके बाद उसे हाई वोल्टेज लगाकर, यानी कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर उसे एक्सेलरेट करते हैं, और फिर उसकी टक्कर कहां पर करवाते हैं? हीलियम नियोन गैस के चैम्बर में। हीलियम वहां पर ज्यादा होती है तो हीलियम से टक्कर मारते हैं बहुत ज्यादा, और हीलियम जब एक्साइट हो जाती है तो वो साथ साथ अपने नियोन को भी एक्साइट कर देती है। यही मैकेनिज्म होता है हमारा हीलियम नियोन गैस का। और सिंपल ये भी यही था और ये भी यही है, लेकिन यहाँ पर हम जनरलाइज बात कर रहे हैं कि जब एक एटम इनइलास्टिक वे में किसी दूसरे एटम से टकराएगा तो वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा दूसरे को, और इसी का नाम है इनइलास्टिक कोलिजन। और जब ये एटम दूसरे से टकराएगा और एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो ग्राउंड स्टेट के एटम उठ के कहां चले जाएंगे? हायर स्टेट में। नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे बच्चों हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में पिन कर देंगे उसको, और सिंपल वे में इनकी सारे की डेफिनेशन लिखी हुई है बहुत ही सिंपलेस्ट वे में। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये क्या है बच्चों? केमिकल रिएक्शन मेथड। देखो नाम से ही पता चल रहा है हमने क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम एनर्जी ना तो कोलिजन की फॉर्म में दे रहे हैं और ना ही हम दे रहे हैं किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिए, है ना बच्चों जी। ये हमारे ना ही डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से एनर्जी मिल रही है। क्या कर रहे हैं? दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करने के बाद एक नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और जहां पर वो मॉलिक्यूल बन रहा है वो हायर एनर्जी स्टेट में ही पहले से अवेलेबल है, यानी कि वो हायर एनर्जी स्टेट में ही बन रहा है। एक तरीके से ऐसा समझ लो कि दो मॉलिक्यूल्स लड़े आपस में, उन्होंने केमिकल रिएक्शन करी और एक जो नया मॉलिक्यूल्स बना वो हायर स्टेट में बना जाकर, जब वो नीचे आएगा ग्राउंड में तो आना ही है तो एनर्जी रिलीज कर देगा। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? केमिकल रिएक्शन मेथड। क्योंकि केमिकल रिएक्शन से ही तो हमारी क्या हुआ है? पॉपुलेशन इन्वर्जन हुआ है। कहां पर होता है बच्चों? जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये हमारी फ्लोक्साइड, ये क्या है बच्चों? एक लेजर है। इसमें क्या होता है हमारा? हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है फ्लोरीन से तो क्या होता है? HF मॉलिक्यूल बनता है कहां पर? एक्साइटेड स्टेट में। और जब ये नीचे गिरेगा, ग्राउंड स्टेट में गिरेगा तो क्या रिलीज करेगा? ये इमिट करेगा लेजर लाइट, यानी कि लाइट इमिट करेगा। और अगर एक पर्टिकुलर मैनर में वो लाइट हुई, स्टिमुलेटेड एमिशन हुआ वहां पर, तो लेजर बन जाएगी। सिंपल बनती है लेजर। तो केमिकल रिएक्शन से हो गया मैं ये क्या? पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो सिंपल थी बच्चों कहानी एकदम। यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। सिंपल कोई सा भी मेथड पूछ लेगा आपको, या सिंपल पूछ लेगा क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, है ना। और लॉन्ग क्वेश्चन आया तो उस लॉन्ग क्वेश्चन में करना ही है, 2-3 पेज लिखने ही है। अब आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों नया क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्या है बच्चों अगला टॉपिक? डिफाइन 2, 3 एंड 4 लेवल पंपिंग स्कीम्स। ये बच्चों AKTU 24-25 में क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? कुछ नहीं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं सारे प्रोसेस को, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। आपने नहीं पढ़ रखा दोबारा समझ लो, 2 मिनट का टॉपिक हो जाएगा अभी। क्या है बच्चों? सबसे पहला 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल। 2 लेवल हम सब जानते हैं। 3 लेवल में हमें ये भी पता है कि रूबी लेजर में काम आता था, है ना। 3 लेवल क्या होता है, और 4 लेवल का भी हम जानते हैं, ये हीलियम नियोन में काम आता था, है ना बच्चों। इसको जानना है हमें आज ठीक से। क्या है बच्चों 2 लेवल? 2 लेवल में क्या होगा भाई? सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में एटम होंगे, किसी भी मीडियम से हम इसको एक्साइट कर देंगे, ऊपर चले जाएंगे। ऊपर जाने के बाद 10⁻⁻8 सेकंड ये रुकेंगे। हमें पता है कि हायर स्टेट का लाइफ टाइम कितना होता है? 10⁻⁻8 सेकंड रुकेंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे जब आएंगे तो एनर्जी रिलीज कर देंगे। कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे बच्चों? E2 - E1, यानी कि इतना गैप होगा उसके बराबर ये फोटोन इमिट कर देंगे एक। सिंपल बात है, इसे कहते हैं 2 लेवल। इसके थ्रू हमारी लेजर बननी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इसके थ्रू लेजर बननी। क्यों बच्चों? हमने जान लिया था बहुत अच्छे से मेटास्टेबल स्टेट और पॉपुलेशन इन्वर्जन के कॉन्सेप्ट में, अभी अभी जान लिया था हमने। क्यों बच्चों? पॉपुलेशन इन्वर्जन कराना मस्ट है लेजर के लिए, और 2 लेवल लेजर में पॉपुलेशन इन्वर्जन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन कराने के लिए टाइम बहुत कम है।
टाइम कितना है 10⁻⁸ सेकंड का। जैसे ही हम नीचे से एटम को भेजना शुरू करेंगे, पॉपुलेशन ऊपर करनी शुरू करेंगे ज्यादा, वैसे ही उतने ही उससे कम टाइम में ही नीचे आ जाना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल बात है, नहीं हो सकता, इसलिए हमने नए नए तरीके खोजे लेजर बनाने के। इसमें सबसे पहला कौन सा मेथड था या कौन सी लेजर थी? रूबी लेजर, वर्ल्ड फर्स्ट लेजर थी ये जो मैन्युफैक्चर हुई थी। ये क्या है? 3 लेवल लेजर है। 3 लेवल मतलब इसमें एक मेटास्टेबल स्टेट लाई करती है जिसका लाइफ टाइम 10⁻³ सेकंड का होता है। इसका मतलब क्या है? 10⁻³ सेकंड का मतलब क्या है? 10⁻⁵ सेकंड हमें मिल गए पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कराने के लिए। बिल्कुल मिल गए। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन किस किस के बीच में अचीव हुआ बच्चों? यहाँ पर 2 और 1 के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन हमारा अचीव हो गया। सिंपल, देखो कैसा हुआ। यहाँ पर 3 लेवल लेजर है। सबसे पहले क्या किया? लेवल 1 2 3, 1 से एटम ऊपर गए, सबसे पहला ट्रांजिशन हुआ। ट्रांजिशन हमने यहाँ लिख रखे हैं। पहला कौन सा? पंपिंग। फर्स्ट से थर्ड में किसके थ्रू होता है बच्चों? पंपिंग। पंपिंग भी सीख लो, अभी अभी सीखी थी। किसके थ्रू होता है? कौन सा कहलाता है? ऑप्टिकल पंपिंग है बच्चों ये। कौन सी रूबी लेजर में ऑप्टिकल पंपिंग होती है बच्चों? ज़ीनोन लैंप के थ्रू। सब चीज हमें पता है। चलिए, पंपिंग हो गई, वहां से फर्स्ट से थर्ड में पहुंच गए। अब क्या होगा बच्चों? थर्ड से कहां पर गिरेंगे? लेवल 2 में। किसके थ्रू? नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के थ्रू। यहाँ पर ये रेडिएशन इमिट नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी एनर्जी नहीं घटेगी, बिल्कुल घटेगी। कोलिजन में ये बहुत ज्यादा एनर्जी घटा देंगे अपनी, है ना बच्चों? काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए बच्चों लेजर में कूलिंग सिस्टम भी लगा होता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है फ्रिक्शन की फॉर्म में। सिंपल बात है बच्चों। यहाँ पर आ गए हम 3 से 2 में आ गए, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन हो गया। बच्चों लिखना खुद से है ये, है ना बच्चों? एक बार देख लेना कॉपी में, इसमें नोट्स में हमारी कैसा लिख रखा है, रिप्रेजेंट कैसा कर रखा है हमने चीजों को। उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करनी है इसकी। प्रैक्टिस कुछ नहीं करनी, एक बार खुद से पढ़ के एक बार लिख के देख लो, हो गया काम। क्या करना है आगे? E2 से E1 में हमारा सारा खेल होगा। यहाँ पर लेजर बनने वाली है। पहला क्या होगा? सबसे पहले एटम जो गिरेगा वो कैसे गिरेगा? स्पॉन्टेनियसली। कौन सा गिरेगा? फर्स्ट एटम। जब फर्स्ट एटम स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या बच्चों? खुद से गिरना। तो फर्स्ट एटम खुद से गिरा, एक फोटोन छोड़ा। ये फोटोन ऊपर एब्जॉर्ब होने की प्रोबेबिलिटी तभी ज्यादा है जब ऊपर वाली स्टेट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट में। और ये काम कराने के लिए हमें टाइम मिल चुका है 10⁻⁵ सेकंड, क्योंकि यहाँ पर 8 था, यहाँ 3 है, तो 5 सेकंड का गैप मिल गया हमें। इसी बीच में हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करा लेंगे। कौन कौन से स्टेट के बीच में? E2 और E1 के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाएगा। सिंपल बात है। चाहे पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहे यहाँ पर 49 इलेक्ट्रॉन हो और यहाँ 51 हो गए हो, यहाँ पर 40 हो या यहाँ पर 51 हो गए हो, केवल एक ज्यादा भी अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गया तो ऑब्वियस सी बात है इस इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा। ऐसा समझ लो रस्सा कसी का खेल है ना। सेम वेट के लड़के एक रस्सी को खींच रहे हैं, है ना, इधर और इधर। इधर 4 है, इधर 4 है, बिल्कुल सेम फोर्स लगा रहे हैं। क्या करो? एक किसी भी तरफ अगर एक चला गया तो ऑब्वियसली वो खींच लेगा उसे। ऐसे ही है सेम टू सेम। अगर यहाँ पर 51 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 50 है तो ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रॉन को प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ऊपर अट्रैक्ट हो जाए। और जैसे ये टॉफी ऊपर खाई जाएगी तो ये ज़ोंबी इफेक्ट करना शुरू करेगा। हमने बताया था आपको, ये आगे वाले को देगा, 2 फोटोन जाएंगे, फिर 2 फोटोन सेम बिल्कुल सेम ज़ोंबी बन के निकलेंगे एक तरीके से, और ये ऊपर अट्रैक्ट होंगे। फिर से 4 इलेक्ट्रॉन निकले, फोटोन निकलेंगे, वो भी ज़ोंबी टाइप के होंगे, यानी कि सेम होंगे बिल्कुल एकदम, है ना। ज़ोंबी एक ही टाइप के होते हैं। और उसके बाद में जब लास्ट में हम जाएंगे तो हमें लेजर मिल जाएगी। सिंपल सी बात है। यानी कि पहले एटम को छोड़कर जो भी ट्रांजिशन होंगे वो कौन से होंगे? स्टिमुलेटेड एमिशन होंगे। यही रूबी लेजर का हमारा काम है, वर्किंग भी यही है रूबी लेजर की। अब आते हैं बच्चों मेन काम पे। देखो हमारी एक प्रॉब्लम आई थी हमें कि 2 लेवल से लेजर नहीं बन रही थी, इसलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रूबी लेजर आई और 3 लेवल में हम कन्वर्ट हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि हम 3 लेवल में जब लेजर बना चुके हैं तो 4 लेवल पे जा क्यों रहे हैं? 4 लेवल की जरूरत क्यों पड़ी? 4 लेवल की जरूरत हमें इसलिए पड़ी बच्चों क्योंकि रूबी लेजर जो हमारी होती है वो होती है बच्चों बहुत कम एनर्जेटिक, यानी कि इसमें एनर्जी बहुत कम हमें मिलती है। क्यों एनर्जी कम मिलती है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर जो लेजर मिलती है वो पल्स के रूप में मिलती है हमें। कैसी? यानी कि एक लेजर निकलेगी, पल्स निकली एक पल्स, फिर दूसरी निकलेगी, फिर तीसरी, फिर फोर्थ, यानी कि टाइम गैप होता है बीच में। एक पल्स और दूसरी पल्स के बीच में टाइम रहता है, और टाइम गैप की वजह से ही हमारी इंटेंसिटी ज्यादा नहीं हो पाती। किसकी? रूबी लेजर की।
क्यों नहीं हो पा रही है बच्चों, ये टाइम गैप क्यों है? देखो ये भी जान लिया हमने कि टाइम गैप हो जाता है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन एक क्वेश्चन बेसिक अब भी हमारे दिमाग में होगा, आपके दिमाग में होगा, मेरे तो रहता है ये चीजें, क्या भाई ये टाइम गैप क्यों आ गया? इसको जानना है ना हमें, ये टाइम गैप क्यों आया है। अगर हमने ये क्वेश्चन को जान लिया तो इसका मतलब ये सारी हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड वो खत्म हो चुकी है। अब जानो टाइम गैप क्यों आया। टाइम गैप इसलिए आया बच्चों क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन जो अचीव हो रहा है E2 और E1 के बीच में, वो बहुत कम टाइम के लिए हो रहा है। समझो ऐसे कि यहाँ पर हमारे 50 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 49, तो यानी कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा तो वो पॉपुलेशन इन्वर्जन खत्म हो जाएगा। तुरंत हमें एक पल्स यहाँ देनी पड़ेगी, इसे एक्साइट करना पड़ेगा और ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, तब जाके हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा। यानी कि वो जो टाइम गैप है वो टाइम गैप ये है। तो इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव तो हो रहा है लेकिन बार बार खत्म हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि लड़ाई हमारी किससे है? हमारी लड़ाई है ग्राउंड स्टेट से। हमारी लड़ाई बहुत बड़े विलन से है। विलन क्यों बोल रहे हैं बच्चों? सबसे बड़ा ये ग्राउंड स्टेट हमारा, क्योंकि यहाँ पर ही सारे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं हमें, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चाहता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कहाँ है? ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में स्टेबिलिटी को खत्म करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए बार बार हमारा रिदम टूट जा रहा है, बार बार हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन टूट जा रहा है, जिसके कारण हमारे गैप आ रहा है एनर्जी का। सिंपल बात है। तो इस गैप को खत्म करने के लिए हमने एक नए तरीके की लेजर को डिस्कवर किया जिसका नाम है 4 लेवल लेजर, और हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं हीलियम नियॉन लेजर। अब देखो यहाँ पर कमाल क्या हुआ, यहाँ पर 4 लेवल हो गए, 1 2 3 4। हो क्या रहा है? देखो सेम टू सेम काम, एब्जॉर्ब हुए एटम, किसी मेथड से हमने एब्जॉर्ब कराई। मेथड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि रूबी लेजर थी, रूबी लेजर में हमने क्या कराया 3 लेवल लेजर में। यहाँ पंपिंग मेथड की बात नहीं कर रहे, लेकिन जान लो इसे भी। यहाँ पर क्या किया, सिंपल सा ऑप्टिकल पंपिंग करा दी ज़ीनोन लैंप से। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें हीलियम नियॉन गैस लेजर की, तो हीलियम नियॉन लेजर गैस तो गैस लेजर है, तो गैस लेजर में हम ऑप्टिकल पंपिंग तो नहीं करा सकते। तो क्या कराएंगे बच्चों? अभी अभी जो पढ़ा है हमने, एटम एटम कोलिजन मेथड अपनाएंगे, जनरलाइज वे में ये कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज मेथड अपनाएंगे। इसके थ्रू हमने एटम को कहाँ भेज दिया? हायर स्टेट में भेज दिया। हायर स्टेट में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ गिरेंगे? E3 स्टेट में। यहाँ पर बच्चों हमारी 2 मेटास्टेबल स्टेट होती है, हायर एक्साइटेड स्टेट के नीचे हायर मेटास्टेबल स्टेट और लोअर मेटास्टेबल स्टेट, और नीचे ग्राउंड स्टेट। 2 मेटास्टेबल स्टेट लाई करती है यहाँ पर। अब क्या हुआ, E3 में इलेक्ट्रॉन्स गिरे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रहे। अब यहाँ पर ऑब्वियसली हमें पता है कितना होगा इसका लाइफ टाइम, कितना होगा 10⁻³ सेकंड, और इसका भी 10⁻³ सेकंड। लेकिन फायदा क्या हुआ ये देखो तुम, इसके नीचे जस्ट हमें हमारी लड़ाई किससे हो रही थी पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए? ग्राउंड स्टेट से, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर थी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाए जा रहे थे। लेकिन अब हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन कौन कौन सी स्टेट के बीच अचीव हो रहा है? E3 और E2 के बीच में। और हमारा विलन यानी कि हमारी लड़ाई जिससे है अब है लोअर मेटास्टेबल स्टेट से, और ये जिससे लड़ाई हम लड़ रहे हैं इसमें तो बिल्कुल भी जान नहीं है, ये तो बिल्कुल एक तरीके से विलन भी नहीं है, एक तरीके से समझो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो एक भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यानी कि अगर हमारा एक भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में, हायर मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट में चला गया तो यहाँ पर तो जीरो है ना, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन तो अपने आप अचीव हो जा रहा है। और पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाने का नाम ही क्या है? लेजर बन जाना। तो यानी कि हमने कितना आसान कर लिया, यानी कि जो ये टाइम गैप आ रहा था हमारा इस लेजर में, इसमें टाइम गैप आने का ही नहीं। क्यों नहीं आने का? क्योंकि लाइफ टाइम इसका मेटास्टेबल, इसका पॉपुलेशन इन्वर्जन टूट ही नहीं सकता, खत्म ही नहीं हो सकता, ब्रेक ही नहीं हो सकता भी इससे। क्यों? क्योंकि इसकी लड़ाई इससे है, और यहाँ पर अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 2 ही होंगे, क्योंकि नीचे जस्ट 2 ही गिरेंगे इतने देर में, जितनी देर में यहाँ पर 10 आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल वैकेंट स्टेट लिए ना हमने, पहले से ऑक्यूपाई कोई कुछ है, यहाँ पर तो थे, यहाँ पर तो ग्राउंड स्टेट में थे। सिंपल बात है बच्चों। तो अब ट्रांजिशन देख लेते हैं। मेन बात समझ में आ गई है, हुआ क्या है, टाइम गैप को कम करने का मेथड ही हमारा 4 लेवल स्टेट में जाना है। पढ़ तो लेंगे हम ऐसे ही कि क्या है 4 लेवल, इसमें 4 लेवल होते हैं, इसमें 3, इसमें 2, नाम से ही पता चल रहा है। 4, इसमें 2 ड्रॉ करने, इसमें 3, इसमें 4 ड्रॉ करने, ऐसा ऐसा बना दिया, हो गया काम। लेकिन उससे हुआ क्या, उससे नॉलेज क्या मिली? नॉलेज ये है कि क्यों आए हैं यहाँ पर हम, इसलिए आए हैं क्योंकि हम टाइम गैप कम करना चाह रहे हैं,
और लेजर को हाई एनर्जेटिक लेजर बनाना चाह रहे हैं जिससे हमें अपनी एप्लीकेशन में हम उसको यूज कर सकें, मेडिकल एप्लीकेशन, डिफेंस एप्लीकेशन और बहुत सारी एप्लीकेशन में जिसको यूज कर सकें, जो कि कर रहे हैं आज। तो 4 लेवल लेजर से ही वो चीज पॉसिबल हुई है। क्या हुआ यहाँ पर देखो बच्चों, 1 से 4 क्या होगा, पंपिंग ट्रांजिशन। अब तो तुम्हें पता ही है सब कुछ। 4 से 3 नॉन रेडिएशन, 3 से 2 पहला एटम क्या गिरेगा, स्पॉन्टेनियसली। फिर कैसे गिरेगा, स्टिमुलेटेड सारे एटम। उसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद यहाँ पर हमारी लेजर बन चुकी है। यहाँ पर बच्चों क्या हुआ, लेजर एक्शन हो गया, लेजर बन गया। अब भाड़ में जाए, हमें नहीं मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन आते रहे। तो क्या होगा, नेचुरल डीके हो जाएगा यहाँ पर। कहां से, 3 से 1 में, 2 से 1 में क्या होगा, नेचुरल डीके या फिर फास्ट डीके भी बोलते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर भी हमारा फोटोन निकलते हैं यहाँ पर भी। भाई कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी, तभी तो वो नीचे आएगा। ऐसा कोई है कि मर ही जाएगा, बिल्कुल ही नहीं, कुछ तो एनर्जी होगी ना उस पर। सिंपल बात है। लेकिन वो बच्चों हमारा विजिबल रेंज में नहीं होते, वो आईआर रेंज में होते हैं। तो हमें विजिबल रेंज में तो हमें लेजर लाइट चाहिए ना, तो विजिबल रेंज में यहाँ पर लेजर मिलेगी। इसके बाद आईआर रेंज में हमें कुछ फोटोन यहाँ पर भी मिलेंगे जिसका हमें कुछ लेना देना है नहीं। तो इसलिए हमने नेचुरल डीके कह दिया या फास्ट डीके कह दिया या आईआर डीके बोल दो, कुछ भी बोल दो, ऐसा तुम्हारी मर्जी है। कुछ भी का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ भी रमेश बोल दोगे, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है ना। नाम देना पड़ेगा इसमें कुछ ना कुछ, है ना, फालतू की चीजों को। इसलिए चलो भाई, समझ में आ गई ये बातें। अब समझते हैं हम कुछ अलग चीजें। चलो बच्चों, अब नया क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा ये क्वेश्चन देखने को मिलता है आपके पेपर में। क्या बच्चों, गेन क्या होती है लेजर में और कौन कौन से फैक्टर है जो उसको डिफाइन करते हैं। और दूसरा, लूप गेन क्या होती है और इसके एक्सप्रेशन इन केस ऑफ विदाउट लॉस एंड इन केस विद लॉसेस। सिंपल बात है बच्चों। सबसे पहले गेन क्या है बच्चों, गेन है हमारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। मतलब हमें लाइट को इनपुट में कितना दिया और बाद में आउटपुट हमें कितना मिला, वही तो गेन होती है बच्चों। सिंपल सी बात है। इस चीज को हम लेजर में देखने वाले हैं। लेजर में गेन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी वो भी देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम जान लेते हैं गेन क्या है। गेन सिंपल सा क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द लाइट। मतलब एक टॉर्च है बच्चों, जैसे कि हम रूबी लेजर की बात करें, बहुत सिंपल वे में बात करते हैं, रूबी लेजर से शुरुआत करते हैं। तो रूबी लेजर में क्या करते हैं बच्चों, हम एक लाइट डालते हैं, यानी कि एक समझ लो एक टॉर्च जलाते हैं। वहां पर कौन सी टॉर्च है, उसका नाम जेनॉन लैंप जलाते हैं वहां पर। और वो किस पे पड़ती है बच्चों, किस पे डालते हैं, रूबी क्रिस्टल पे। रूबी क्रिस्टल में क्रोमियम आयन है, वो एक्साइट हो जाते हैं और उससे ही हमारी लेजर बनती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, एक एग्जाम्पल से अगर हम इसे एग्जाम्पल की तरह लें कि हम एक टॉर्च जला रहे हैं, जेनॉन लैंप की, जेनॉन लैंप है हमारे पास, और वो टॉर्च लेजर लाइट में बदल जा रही है। यानी कि इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, जेनॉन लैंप, एक तरीके से स्मॉल लाइट, और बाद में वो एम्पलीफाई हो के हमें गेन क्या मिल रही है, लेजर के रूप में हमें गेन मिल जा रही है। यानी कि इनपुट पी आउटपुट डिवाइडेड बाय पी इनपुट क्या कहेगी, क्या होगी, लेजर गेन होगी। सिंपल बात है। यानी कि एम्पलीफिकेशन नहीं, लाइट का इनसाइड द लेजर मीडियम क्या कहलाता है, गेन कहलाता है। इनसाइड द लेजर मीडियम का कौन कौन सा है मीडियम, जैसा कि रूबी लेजर का रूबी क्रिस्टल। आगे बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिससे ये डिफाइन होती है गेन, कि कौन कौन से फैक्टर से हम ये बता सकते हैं कि गेन बढ़ेगी। ऑब्वियसली बात है, देखो हाई पॉपुलेशन इन्वर्जन, जितना हाई पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा उतना ही हाई हमारी गेन होगी। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा है बच्चों, 4 लेवल लेजर में क्या था बच्चों, हाई इंटेंसिटी लेजर बन पाई थी। क्यों, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन वहां पर रुक नहीं रहा था, और 3 लेवल लेजर में बार बार रुक जा रहा था। तो इसका मतलब क्या है, जितना हाई पॉपुलेशन इन्वर्जन उतना ही हाई गेन। सेकंड क्या है, हाई पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, सारे आपस में जुड़े हुए फैक्टर है बच्चे। तो इसका मतलब क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन उतना ज्यादा होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑब्वियसली उतना ज्यादा होगा इतना पॉपुलेशन इन्वर्जन। और पॉपुलेशन इन्वर्जन जितना ज्यादा होगा उसके लिए हमें ज्यादा करवाना पड़ेगा क्या, पंपिंग। पंपिंग पावर हमें बहुत ज्यादा चाहिए होगी। तो पंपिंग पावर जितनी होगी उतना ज्यादा पॉपुलेशन इन्वर्जन, जितना ज्यादा पॉपुलेशन इन्वर्जन उतना ज्यादा स्टिमुलेटेड एमिशन। और इन सारी चीजों के लिए हमें चाहिए एक मेटास्टेबल स्टेट, क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट के बिना लेजर पॉसिबल है ही नहीं, वो तो हमने जान लिया था पहले ही। तो सिंपल बात होगी बच्चों गेन की। अब चलते हैं लूप गेन से। देखो बच्चों, सिंपल सी नाम से ही हमें जानने को मिल रहा है यहाँ पर लूप बना रही होगी कोई गेन। मतलब ऐसी चीज या ऐसी गेन जो एक राउंड के बाद मिले उसे क्या बोलेंगे, लूप गेन बोलेंगे हम। सिंपल सा देखो, इससे समझ लो,
ये एक मिरर है फुली रिफ्लेक्टेड, यानी कि एक लेजर है समझ लो, और ये पार्शियल रिफ्लेक्टेड मिरर है। ऐसी तो लेजर बनती है, फुली रिफ्लेक्टेड एक तरफ पार्शियल रिफ्लेक्टेड। यहाँ पर रख दिया हमने मीडियम, इसको बोल दिया हमने गेन मीडियम। गेन मीडियम क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ से ही लेजर गेन करेगी, अपने एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई करेगी। क्या किया समझ लो, एक स्टार्टिंग पॉइंट हमने मान लिया, पॉइंट नंबर 1। भाई एक बार बताओ, जब तुम किसी ग्राउंड में रेस लगाने जाओ तो किसी ना किसी पॉइंट से तो स्टार्ट करोगे ना, ऐसी लेजर रेस लगाने वाली है और पॉइंट स्टार्ट कर रही है पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट किया इसने और अंदर गई है गेन मीडियम में। गेन मीडियम में क्या करेगी, जैसे कि जिनोन लैंप मारा हमने पॉइंट नंबर 1 से और वो रूबी क्रिस्टल में अंदर गया। रूबी क्रिस्टल में क्या करेगा, ये क्रोमियम आयन को एक्साइट करेगा और वहां पर लेजर बननी स्टार्ट होगी। जैसे ही लेजर बननी स्टार्ट होगी वो अपनी अपनी इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करती जाएगी, यानी कि जहां पर गेन मीडियम है इसके एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई कर देगा और ये कहां पर आ जाएगी, पॉइंट 2 पर। यानी कि एक गेन फैक्टर इसमें जुड़ गया, उस गेन फैक्टर को जो भी नाम दे देंगे हम, जीए बोल देंगे, उस गेन फैक्टर को यहाँ पर जुड़ गया। अब क्या हुई, लाइट हुई रिफ्लेक्टेड, कौन से मिरर से, R1 से। इसकी रिफ्लेक्टिविटी क्या है, R1 है। यहाँ पर आ गई पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 पर रिफ्लेक्ट होने के बाद ही फिर से गेन मीडियम में गई है, तो गेन मीडियम में फिर से गई है तो एक और गेन फैक्टर जुड़ जाएगा, यानी कि फिर से एम्पलीफाई हो जाएगी, है ना बच्चों। फिर 4.5 एम्पलीफाई हो गए और फिर से रिफ्लेक्ट हो गया पॉइंट नंबर 5 पे चली गई। तो हमें क्या देखना है बच्चों, लूप गेन देखनी है। और लूप गेन क्या होती है, या कोई सी भी गेन क्या होती है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट क्या निकला बच्चों, कौन से पॉइंट पर आउटपुट आएगा इसका, E5 पे। भाई लास्ट पॉइंट ये तो है, और इनपुट क्या था, E1। तो लूप गेन क्या हो जाएगी, E5 डिवाइडेड बाय E1। देखो लूप गेन का सिंबल क्या बनाया हमने, GL। इस ये क्या से डिफाइन कर रहे हैं बच्चों हम, GL मतलब L मतलब लूप, G मतलब गेन। लूप गेन E5 बाय डिवाइडेड बाय E1। E क्या है बच्चों, इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी देख रहे हैं हम लेजर की कितनी थी, 0.1 से लेकर 0.5 तक। अब इसके ही हमने डेरिवेशन ड्राइव करने हैं, बहुत ही सिंपल वे है, देखो बच्चों 2 मिनट में ड्राइव हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट एट पॉइंट 1 पर, देखो एट पॉइंट 1 पे हमने क्या मान लिया, इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी हमने मान लिया E1 है, किसकी, लाइट की हमारी। तो इसकी इस पॉइंट पे E1 इंटेंसिटी है समझ लो, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एट पॉइंट 2 पर, एट पॉइंट 2 पर बताओ क्या हुआ होगा बच्चों, इस गेन मीडियम में गई है रे, तो क्या हुआ होगा, लेजर लाइट जब इसमें गई है तो कुछ ना कुछ गेन पैरामीटर इसने गेन किया होगा, एम्पलीफाई हुई होगी इसकी एम्पलीट्यूड। तो क्या होगा, एट पॉइंट 2 पर जब जाएगी ये तो गेन पैरामीटर जुड़ जाएगा इसमें कुछ ना कुछ, यानी कि जो E2 की इंटेंसिटी होगी, पॉइंट 2 पे इंटेंसिटी होगी, वो कोई ना कोई एक गेन पैरामीटर इसमें जुड़ जाएगा। उस गेन पैरामीटर को G बोल देता हूं मैं, और किससे मल्टीप्लाई होगा, वो E1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि E1 हमारी इनिशियल गेन है हमारी पॉइंट पर। सिंपल है। Ga क्या है बच्चे, यहाँ पर Ga है हमारी गेन पर पास, एक पास में गेन कितना होगा, गेन पर पास, यानी कि एक पास में, यानी कि एक बार जब गई है तो उसका गेन क्या है बच्चों, Ga है। सिंपल बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा एट पॉइंट थर्ड, एट पॉइंट थर्ड पे क्या हुआ बच्चों, सिंपल देखो, पॉइंट थर्ड पे क्या हुआ है, ये जो गेन के बाद जो E2 है रिफ्लेक्ट होकर आई है, रिफ्लेक्टिविटी क्या है, R1 है। तो यानी कि E3 क्या हो जाएगा बच्चों, R1 इंटू E2। भाई R1 जुड़ेगा ना इसमें, R1 मतलब मल्टीप्लाई होगा, R1 क्या है यहाँ पर, रिफ्लेक्टिविटी किसकी, इस मिरर की। तो बच्चों E2 क्या, E3 क्या आ जाएगा, E3 इज इक्वल टू R1, E2 की वैल्यू रख दो, Ga इंटू E1। सिंपल बात है। फोर्थ पॉइंट पे चलो, एट पॉइंट 4 पे क्या हुआ, अगेन एम्पलीफाई हुआ है। देखो गेन मीडियम में फिर से लाइट गई है, फिर से होके ही तो गई है 4 पॉइंट पे, तो अगेन गेन पैरामीटर जुड़ेगा। गेन पैरामीटर क्या है हमारा, Ga, ये फिर से जुड़ जाएगा। फिर से जोड़ने का मतलब क्या है, तो देखो क्या होगा, E4 क्या हुआ होगा, Ga इंटू E3, बिल्कुल E3 में ऐड हुआ होगा, मल्टीप्लाई होगा Ga का, E3 की वैल्यू रख दो, तो बच्चों क्या हो जाएगा, E4 इज इक्वल टू R1 Ga का होल स्क्वायर इंटू E1। सिंपल बात है बच्चों, E4 तक आ गए। एट पॉइंट 5 पे देख लो, एट पॉइंट 5 पे, पॉइंट 5 पे क्या हुआ होगा, देखो बच्चों पॉइंट 5 पे क्या हुआ है,
0.5 पे फिर से रिफ्लेक्ट हुई है, लेकिन कौन से मिरर से? पार्शियली रिफ्लेक्टेड, जिसकी रिफ्लेक्टिविटी क्या है? R2। तो यानी कि 8.5 पे क्या हुआ? E5 इज इक्वल टू R2 इंटू E4। पहले वाले से मल्टीप्लाई करा दो E4 से, E4 की वैल्यू रख दो, तो E5 क्या आया बच्चों? E5 आया R1 R2 GA का स्क्वायर इंटू E1। ये आ गया हमारा E5 फाइंड करना था, क्योंकि लूप गेन क्या है? E5 बटे E1। तो लूप गेन क्या हो जाएगी बच्चों? लूप गेन हमारी यानी कि GL हमारी आ गई बच्चों E5 डिवाइडेड बाई E1, या सिंपल सा R1 R2 G का होल E1 डिवाइडेड बाई E1, इससे ही काट दो E1 से, तो हमारी GL आ गई बच्चों R1 R2 GA का स्क्वायर। ये आ गई बच्चों लूप गेन। कौन से किस किस कारण से आई है, किस चीज में आई है लूप गेन? विदाउट लॉस में, जब हम लॉस नहीं ले रहे कुछ भी। अब लॉस की बात कर लेते हैं, जब हमारा लॉस भी हो। लॉस किस चीज का हो सकता है भाई? यहाँ पर देखो सिंपल सी बात, भाई इस मीडियम में जा रही है, ये मीडियम कुछ ना कुछ तो इसको एब्जॉर्ब भी तो करेगा, लाइट को कुछ परसेंट एब्जॉर्ब भी तो, मतलब एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी भी तो होती है किसी ना किसी मटेरियल की। इस लाइट को थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करेगा तो लॉस हो जाएगा इसका, एब्जॉर्ब सा लॉस होगा। स्कैटरिंग होगी लाइट में आपस में, उससे भी लॉस होगा, बिल्कुल होगा। तो एब्जॉर्ब होगा, स्कैटरिंग होगी, और भी बहुत सारे पैरामीटर है जिसके कारण यहाँ पर लॉस बढ़ेंगे। तो उस लॉस के पैरामीटर को तो एक फैक्टर जोड़ देते हैं, लॉस फैक्टर। यहां पर क्या जोड़ दिया हमने? लॉस फैक्टर। मान लो m है लॉस फैक्टर, तो m को डिफाइन कैसे करेंगे? E इज इक्वल टू माइनस के अल्फा इंटू 12। अब ये क्या हो गया भाई? ये समझ लो लॉस फैक्टर क्या है? m है। अब ये क्या है? अल्फा। अल्फा है बच्चों हमारा लॉस कोफिशिएंट, यानी कि जो ऐसा कोफिशिएंट जो कि हमारे लॉस को बताएगा। और 2l क्या है बच्चों? l है बच्चों लेंथ। कहां? किसकी लेंथ? जो लाइट एक पाथ में लेंथ चलेगी एक बार चलने में। और जब लूप गेन की बात कर रहे हैं तो कितना पाथ चलेगी? 12। ये बच्चों क्या है? पूरी लेंथ, ये समझ लो ये l है। और जब एक बार l चली और दोबारा l चली तो कितनी हो जाएगी? 12। तो क्या पैरामीटर आएगा? e टू द पावर माइनस के अल्फा इंटू 12। अब दो क्वेश्चन ऐसे जनरेट होते हैं, माइनस साइन क्या कर रहा है और एक्सपोनेंशियल क्यों है? माइनस साइन का सिंपल सा कारण है यहाँ पर आना, क्योंकि ये लॉस बता रहा है। और एक्सपोनेंशियल का सिंपल सा कारण ये है कि जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना ही अल्फा बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली। क्यों? अगर लेंथ गेन मीडियम की बढ़ गई तो इसका मतलब क्या है? एब्जॉर्ब प्रॉपर्टी बढ़ेगी, उसकी एब्जॉर्बेंस प्रॉपर्टी बढ़ेगी, स्कैटरिंग बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, तो इसलिए एक्सपोनेंशियल टर्म है यहाँ पर। सिंपल बात है बच्चों। तो लूप गेन जो हमने फाइंड करी थी उसमें इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं सिंपल सी। तो लूप गेन कितनी थी? GL इज इक्वल टू R1 R2 GA का होल स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा? M, या फिर m की वैल्यू रख दो। तो GL इज इक्वल टू R1 R2 GA का स्क्वायर, और m क्या है? e टू द पावर माइनस के अल्फा इंटू 2l। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारा? ये आ गया लूप गेन इन केस लॉस पैरामीटर, या इन केस ऑफ लॉस। सिंपल बात है भाई। यहाँ पर लॉस पैरामीटर तो हमने, लॉस कोफिशिएंट तो हमने फाइंड कर लिया, डिफाइन कर दिया अल्फा। लेकिन बच्चों यहाँ एक पैरामीटर और भी तो आना चाहिए लॉस के साथ साथ। कौन सा? गेन पैरामीटर। भाई गेन पैरामीटर क्यों नहीं आना चाहिए? गेन फैक्टर क्यों नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो यहाँ पर गेन फैक्टर क्या है? जी। तो यहाँ पर गेन फैक्टर को डिफाइन करेंगे, और उसके साथ साथ क्या डिफाइन करेंगे? गेन कोफिशिएंट को भी। तो क्या होगा देखो, गेन फैक्टर। गेन फैक्टर क्या है बच्चों? जीए। ये किस किस चीज पर डिपेंड करेगा? जीए। ये भी ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा ये भी। और एक पैरामीटर होगा यहाँ पर जी, ये कह देते हैं हम गेन कोफिशिएंट, जैसा कि हमने लॉस कोफिशिएंट कहा था। और ऑब्वियसली ये भी कहाँ पे डिपेंड करेगा भाई? लेंथ पे। सिंपल सी बात है। अब तुम ये कहोगे कि दुगनी क्यों नहीं हो रही लेंथ? अभी होगी दुगनी, अभी देखना। यहाँ पर क्या है बच्चों? जीए का स्क्वायर। यहाँ पर जीए का स्क्वायर चढ़ा दो, तो जीए का स्क्वायर क्या आया? स्क्वायर करोगे एक्सपोनेंशियल पे तो यानी कि बाहर आ जाएगा, यानी कि e टू द पावर जी इंटू 12। बिल्कुल सेम टू सेम ये पैरामीटर है, देख लो एकदम सेम टू सेम। देखो कैसे एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल है भाई, गेन भी तो एक्सपोनेंशियल बढ़ेगी ना। और ये क्या है? गेन कोफिशिएंट। ये क्या है? 12। 12 क्या है? दो बार की लेंथ। और प्लस साइन क्या बता रहा है? गेन चीज को बता रहा है, यानी कि कोई चीज
मिलेगी तो प्लस साइन में तो मिलेगी, प्लस पॉजिटिव होगी ना वो, माइनस साइन क्या बता रहा है, लॉस होगा उसका। तो जे में जे की वैल्यू यहाँ रख दो, अब क्या आ जाएगा देखो, जे की वैल्यू यहाँ रख दो तो जीएल क्या आ जाएगा हमारा, यानी कि लूप गेन क्या आ जाएगी बच्चों, लूप गेन आ गई R1 R2, जीए की वैल्यू क्या बच्चों, e टू द पावर g इंटू 12, और ये एज इट इज e टू द पावर माइनस के अल्फा इंटू 12, 12 को कॉमन ले लो यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल को एक साथ लिख दो, तो जीएल हमारा क्या आ गया बच्चों, जीएल आ गया R1 R2 e टू द पावर 12 इंटू g माइनस अल्फा। समझ में आ गई बच्चों बात, बहुत सिंपल था एकदम। लॉस पैरामीटर यहाँ पर दोनों पैरामीटर हमने डिफाइन कर दिए, जी क्या बच्चों गेन पैरामीटर, अल्फा क्या हमारा लॉस पैरामीटर, इन केस ऑफ लॉस में यहाँ पर तो गेन पैरामीटर आ ही रहा था क्योंकि जब हमने लॉस कंसीडर नहीं किए थे, सिंपल। हाँ बच्चों अब क्या देखना है हमें थ्रूपुट कंडीशन देखनी है लूप गेन की क्या होगी। सबसे पहले तो ये काम करना है, उसके बाद हमें क्या काम करना है, ऑप्टिकल कैविटी देखनी है कितने तरह की होती है, क्या क्या वो लेजर में काम आती है, किस तरीके से। सबसे पहले थ्रूपुट कंडीशन फाइंड कर लेते हैं, किस तरीके से फाइंड करेंगे, अभी अभी हमने लूप गेन का फॉर्मूला फाइंड किया है, उसमें देख लेते हैं क्या कंडीशन होगी थ्रूपुट। क्या होता है बच्चों लूप गेन का फॉर्मूला, लूप गेन का फॉर्मूला होता है R1 R2 e टू द पावर 2 अल्फा सॉरी g माइनस अल्फा इंटू एल, सारी चीजें पता है हमें। जी क्या होता है यहाँ पर गेन फैक्टर कोफिशिएंट, अल्फा क्या होता है हमारा लॉस कोफिशिएंट, और एल क्या होता है बच्चों लेंथ होती है हमारी, कौन सी लेंथ होती है, दो मिरर के बीच की लेंथ। R1 R2 रिफ्लेक्टिविटी होती है मिरर 1 और 2 की, और ये हो गया हमारा गेन फैक्टर यानी कि लूप गेन। ठीक है बच्चों, क्या होना चाहिए बच्चों, ये होना चाहिए बच्चों जीएल ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि या तो ज्यादा हो एक से या फिर इक्वल हो एक के, ये चीज होनी चाहिए, यही थ्रूपुट कंडीशन है। लगा दो इसमें और थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दो और सिंपल बात खत्म। इससे बच्चों न्यूमेरिकल भी आ जाता है सिंपल, 2 नंबर में अभी आ जाता है क्वेश्चन, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के साथ जुड़ के आ जाएगा। R1 R2 e टू द पावर 2 g माइनस अल्फा l ग्रेटर देन 1। क्या करो R1 R2 को इधर ले जाओ, पर्पज क्या है यहाँ पर हमारा, पर्पज है जी को फाइंड करना। जी क्या है बच्चों गेन कोफिशिएंट को फाइंड करना। ठीक है इधर ले जाओ e टू द पावर 2 g माइनस अल्फा l, इधर ले जाओगे 1 अपॉन में हो जाएगा, ऊपर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, यानी कि R1 R2 की पावर -1 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू चल रही है, ऐसा लिख सकते हैं। क्या करो बच्चों लोग ले दो दोनों तरफ, ln ले दो, टेक ln ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चों जो मिला हमें लिख दो, यहाँ पर ln लोगे तो e हट जाएगा, क्या आएगा सिंपल लिख दो 2g माइनस l, g माइनस अल्फा चल रहा बच्चे, g माइनस अल्फा इंटू l, और ये क्या हुआ बच्चों माइनस साइन बाहर आ गया, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा ln R1 R2, सिंपल है बात। 2l को भी नीचे भेज दो यहाँ पर g माइनस अल्फा, क्योंकि हमें तो g फाइंड करना ना, अल्टीमेटली गोल तो हमारा ये है गेन कोफिशिएंट फाइंड करना। -1 अपॉन 2l ln R1 R2। अब यहाँ पर बच्चों g फाइंड करना तो अल्फा को उधर भेज तो प्लस हो जाएगा ऊपर, उधर जाके g इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा -1 अपॉन 2l ln R1 R2। सिंपल बात है बच्चों, ये होता है बच्चों थ्रूपुट कंडीशन किसकी, लूप गेन में लेजर की। यहाँ पर बच्चों सिंपल एक न्यूमेरिकल आ जाता है इस पे बिल्कुल एकदम 7 नंबर में, है ना लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इसको भी देख लेंगे थोड़ी देर में, अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे 2-3 न्यूमेरिकल कर लेंगे इसके यूनिट के, कुछ नहीं बचने वाला है इस यूनिट में, चिंता मत करो बच्चों, है ना। चलो भाई ऑप्टिकल कैविटी पढ़ते हैं, रेजोनेंट क्या होते हैं ऑप्टिकल कैविटी। ऑप्टिकल कैविटी वो पोर्शन होती है बच्चों जो लेंस, दो जो हमारे लेंस है, जो मिरर है, उसके बीच की जितना भी स्पेस है उसे हम ऑप्टिकल कैविटी बोलते हैं। कैविटी क्या है बच्चों, खाली जगह। भाई जैसे कैविटी हमारे दांत में हो जाती है, दांत में कैविटी का मतलब क्या, गड्ढा हो जाना, तो क्या है ये खाली जगह हो जाना। और खाली जगह कहाँ पर है हमारा, खाली जगह वही है बच्चों जो दो लेंस है उसके बीच में जो भी हमारा मीडियम है, ऑप्टिकल मीडियम या फिर कुछ भी कह लो उसे, उसको हम कैविटी बोल रहे हैं, जहां पर हमारी लेजर एम्पलीफाई होगी। वो लेजर एम्पलीफाई किस कंडीशन पर होगी, वो कंडीशन फॉलो करनी चाहिए इन चारों में से कोई एक, यानी कि हम देखेंगे कि कौन सी कैविटी हम लें जो ज्यादा प्रेफरेबल हो किसके, एम्पलीफाई कराने के लेजर को, यानी कि हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसमें ज्यादा होगा वो हमने देखना है, किससे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। भाई ये सारे एक्सपेरिमेंट हो, यहाँ अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उसके थ्रू हमें पता चला कि कौन सी कैविटी ज्यादा स्टेबल है।
अब ये क्या मतलब हुआ कि स्टेबल है? क्या है भाई स्टेबल? स्टेबल का मतलब वो ये बच्चों, जब हमारे दो मिरर होंगे और लाइट क्या करेगी, आएगी जाएगी, बैक एंड फोर्थ ऐसे चलती रहेगी, है ना? तो क्या होगा, अगर लाइट ऐसे चल रही है और उनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या, एम्पलीट्यूड घट गया। और एम्पलीट्यूड घटाना तो है नहीं, हमें बढ़ाना है। तो इसका मतलब क्या है, हमें ऐसी कैविटी प्रीफर करनी पड़ेगी जहां पर हमारी वेव स्टैंडिंग वेव में बदल जाए। अब स्टैंडिंग वेव क्या होती है? स्टैंडिंग वेव मतलब ऐसी लगे हमें कि वो रुकी हुई है, स्टैंड हुई हुई है। कहां पर? उस कैविटी के बीच में। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि हमारी जो वेव आपस में इंटरेक्ट करेगी वो कंस्ट्रक्टिवली करेगी, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एम्पलीफिकेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, और यही लेजर है। तो सिंपल बात है बच्चों, क्यों यूज कर रहे हैं हम इसको, यानी कि क्यों पढ़ रहे हैं हम इससे कैविटीज को? क्योंकि ये हमें लेजर बनाने में हेल्प करेगा ये पैरामीटर। तो पढ़ते हैं चलो बच्चों। सबसे पहला क्या है? फेबरी पेरोट, यानी कि प्लेन पैरेलल रेजोनेटर। बच्चों ये साइंटिस्ट का नाम है, दो साइंटिस्ट थे, फेबरी और पेरोट, इनका सरनेम लिया गया है ना, इन्होंने दिया था ये। इसमें क्या है बच्चों, ये सिंपलेस्ट वेव है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है कैविटी की। दो मिरर है, मिरर कैसे भी हो सकते हैं, फ्लैट भी हो सकते हैं, कर्व भी हो सकते हैं। इसके बीच में लाइट ट्रेवल कर रही है, बात खत्म। लेकिन बच्चों ये क्या होता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है इतनी। स्टेबल मतलब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इतने अच्छे से स्टैंडिंग वेव फॉर्म नहीं कर पाती है ये कैविटी। सिंपल बात है। लेकिन इस पर बच्चों क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन, कि फेबरी पेरोट रेजोनेटर होते क्या है, कैविटी होती क्या है, इसकी वर्किंग, इसका कंस्ट्रक्शन और इसका पूरा का पूरा एप्लीकेशन सब कुछ बताओ। तो इसका 7 नंबर के क्वेश्चन के लिए इसको अलग से प्रिपेयर करेंगे हम अभी इसके बाद। चलो बच्चों, इसमें क्या होता है, सिंपलेस्ट वे में पता चल गया आपको। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइट बैक एंड फोर्थ ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ये अनस्टेबल है, स्टेबल इतनी है नहीं है। अगले पे चलते हैं। नाम से पढ़ना है केवल, ये साइंटिस्ट का नाम था इसलिए ये इसको हमने थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन से समझ लिया, कॉन्फ़िगरेशन से इसके। अब क्या है, कॉन्सेंट्रिक रेजोनेटर या कैविटी। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनके सेंटर आपस में एक ही लाई करते हैं, यानी कि एक ही सेंटर से दोनों बन जाए। यानी कि अगर हम यहाँ पर लाइन यहाँ से हम स्टार्ट करें और ऐसे ड्रॉ करें इसको, तो यानी कि ये एक ही सर्किल में बनेगा, यानी कि इसका एक ही सर्किल होगा। इसका मतलब कॉन्सेंट्रिक का मतलब यही तो है। तो इसका मतलब क्या है, ये सिंपल क्या से फॉर्म होगी कॉन्सेंट्रिक का मतलब, जब हमारे दो मिरर्स आपस में एक ही सेंटर रखते हो, कॉन्सेंट्रिक है वो। कैसे बनेगी, स्पेरिकल मिरर होंगे तो, है ना। एल बराबर क्या होगा, 2r। आर क्या है बच्चों इसका, R1, और R2 क्या है बच्चों, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहाँ पर, है ना, ध्यान रखना, रिफ्लेक्टिविटी मत देना, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और एल क्या है बच्चों, एल है हमारी मिरर के बीच की लेंथ। सिंपल बात है, सिंपल वे हो गया। लेकिन बच्चों ये भी इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है। आगे की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। नाम पढ़ो, उसका नाम से ही पता चल रहा होगा, देखो जैसे ये नाम से पता चल रहा था, ऐसे ये नाम से पता चल रहा, क्या है, कॉनफोकल रेजोनेटर या फिर कैविटी। कॉनफोकल का मतलब क्या हुआ भाई, कि इनकी फोकल लेंथ आपस में कोइंसाइड करेगी, जैसे इनके सेंटर कर रहे थे, है ना। जैसे अभी तो कॉन्सेंट्रिक बोल लिया इनका, इनके सेंटर आपस में लाई कर रहे हैं, इनकी फोकल लेंथ आपस में लाई करेगी। फोकल लेंथ किस किस की, इस मिरर की और इस मिरर की फोकल लेंथ क्या करेगी आपस में, कोइंसाइड। इसका नाम इसलिए क्या है, कॉनफोकल रेजोनेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये स्पेरिकल मिरर क्या होंगे, इसके बीच की डिस्टेंस एल बराबर क्या होगा, आर होगा। और ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल होने के कारण ये ही कॉमनली यूज किए जाते हैं लेजर के अंदर। यहाँ पर फोकल लेंथ क्या, पॉइंट क्या होगा बच्चों इसका, F1 इक्वल टू F2 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों सेंटर पे मिल रहे हैं आपस में जाकर। सिंपल बात है, ये बहुत स्टेबल है और इसे कॉमनली यूज किया जाता है। कहां पर, लेजर में। ये ध्यान रखना बच्चों, इसको यूज करेंगे हम स्टेबिलिटी फैक्टर में। यहाँ पर क्या है, एल बराबर आर है। एल क्या है बच्चों, लेंथ बिटवीन द मिरर। आर क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है इसका, एल बराबर आर। देखेंगे जब स्टेबिलिटी को, अब पैरामीटर को देखेंगे इसके बाद, स्टेबिलिटी पैरामीटर भी होती है बच्चों एक चीज, जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, ना भी पूछे हमें पता होना चाहिए ना। आगे क्या है बच्चों, रिंग रेजोनेटर। ये स्पेशल केस का रेजोनेटर है, यानी कि स्पेशल केस की कैविटी है, जब हमने लेजर को एक लूप में चलाना हो, है ना, बैक एंड फोर्थ ना चलाना हो। देखो ये तो टकरा के आप इधर इधर चलती रहेगी, लेकिन अगर हमें लेजर को लूप में चलाना हो तो हमने अपने मॉडल को बदलना पड़ेगा।
या तो हमने 3 मिरर लगाने पड़ेंगे या 4 लगाने पड़ेंगे, वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। तो सिंपल ये कैविटी है, लेकिन ये ज्यादा क्या नहीं है, प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम यूज होती है। तो सिंपल था बच्चों रेजोनेटर। अब पढ़ते हैं इसकी स्टेबिलिटी फैक्टर को। स्टेबिलिटी फैक्टर मतलब ये हमने अभी भी बताया कि कॉमनली यूज है और ये बहुत स्टेबल है ना, ये अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है और ये भी बहुत कम अनस्टेबल है। लेकिन हमें इस चीज से ये कोई पता चला कि कैसे अनस्टेबल है, इसको अब समझेंगे कि कैसे ये अनस्टेबल है। और स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी कौन बता सकता है बच्चों? एक चीज बता सकती है, ये चीज। ये जी क्या है? जी है हमारा गेन कोफिशिएंट। अगर गेन कोफिशिएंट मतलब ज्यादा हुआ किसी लेजर का तो ऑब्वियसली वो स्टेबल होगा, और गेन फैक्टर या कोफिशिएंट ज्यादा होने का मतलब क्या है? एम्प्लीफिकेशन ज्यादा है। चलिए देखते हैं उसे। चलो बच्चों अब स्टेबिलिटी फैक्टर पढ़ते हैं इसका। स्टेबिलिटी कहाँ पर और क्यों लाई करेगी, कहाँ पर लाई करेगी लेजर की, है ना बच्चों। उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का। फेबरी पेरोट रेजोनेटर का वर्किंग, है ना बच्चों, इसका कंस्ट्रक्शन और इसका कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन इसकी। सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, है ना बच्चों। अभी अभी हमने जो बात करी थी, अभी हमने थ्रेशोल्ड कंडीशन निकाली थी। थ्रेशोल्ड कंडीशन में हमने क्या निकाला था? जी पैरामीटर निकाला था। जी क्या होता है बच्चों? गेन कोफिशिएंट होता है लेजर का। सिंपल बात है। अब गेन कोफिशिएंट हमारा नॉर्मली किस किन चीजों पर डिपेंड करेगा? गेन कोफिशिएंट किस किस चीज पर डिपेंड करा था? अभी एल और आर पे ही डिपेंड करेगा मेनली। भाई एल और आर ही तो है हमारे कॉन्फ़िगरेशन में लेजर में। एल क्या है? लेंथ बिटवीन द मिरर्स, टू मिरर की लेंथ। और R1 और R2 क्या है बच्चों? कर्वेचर, उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सिंपल बात है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आई? ये और ये कंडीशन। ये कहाँ पर आई है? इसका एक प्रूफ है बहुत बड़ा कि ये कंडीशन और ये कंडीशन कहाँ से आई है, ये नहीं देखनी है हमें अभी, है ना। ये प्रूफ नहीं करना है इसका, सिंपल देखनी है ये सेटिस्फाई कैसे करती है कंडीशन को। तो जीवन क्या है? देखो दो पैरामीटर है, दो मिरर है तो दो पैरामीटर आएंगे दो मिरर के लिए। तो जीवन क्या है? 1 माइनस एल अपॉन R1, और G2 क्या है? 1 माइनस एल अपॉन R2। भाई R1 और R2 तो बदल सकते हैं, L तो फिक्स रहनी है लेंस की, इसलिए L फिक्स है। स्टेबिलिटी टेस्ट करके देखा जब साइंटिस्टों ने लैब में, ये बच्चा साइंटिफिकली प्रूफ डाटा है और ये रिजल्ट साइंटिफिकली प्रूफ रिजल्ट है। क्या आया कि G1 और G2 जो ये वैल्यूज हैं वो लाई करनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए 0 और 1 के बीच में। सिंपल बात है। 0 और 1 के बीच में जब ये रहेगी, या तो इक्वल टू भी है, या तो 0 ही हो या फिर 1 हो, या फिर इनके बीच में लाई करती हो, तभी ये स्टेबल कंडीशन हो सकती है। यानी कि तभी रेजोनेंट कंडीशन, जो हमारा अभी कैविटी हमने पढ़ी है, वही कैविटी हमारी वर्क करेगी लेजर में जब ये कंडीशन फॉलो हो। और अभी अभी हमने बताया है कि कौन फोकल रेजोनेटर, यानी कि जिनकी फोकल लेंथ आपस में मैच करती है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर वो सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। वो देख लेते हैं एक बार कि फॉलो करते हैं कि नहीं। देखो बच्चों उस समय मैंने बताया था, ये नोट करने वाली बात है, कॉन्फोकल रेजोनेटर में L बराबर R था। L क्या है? लेंथ बिटवीन द मिरर, और R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर था। यानी कि R1 इज इक्वल टू R2 होगा, इज इक्वल टू R होगा। यानी कि R1 इज इक्वल टू R, 2 इज इक्वल टू R, इसलिए R ले रखा है। सही बात है। अब देखो इसमें रखो क्या आया? 1, इसमें यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 माइनस 1 0 आ गया, यानी कि इक्वल टू 0 है। G1 G2 का वैल्यू अगर मिक्स करें, और वो आ रही है G1 G2 की वैल्यू देखो 0, ये मिक्स करने के, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि स्टेबिलिटी कंडीशन को फुल्ली मैच कर रही है। कौन सी? रेजोनेटर, कॉनफोकल रेजोनेटर, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटर माना जाता है। यही स्टेबिलिटी कंडीशन है। लॉन्ग क्वेश्चन में अटैच होकर आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन में अटैच होकर, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें। सिंपल है। अब चलते हैं बच्चों अपने फेबरी पेरोट रेजोनेटर की तरफ। क्या है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल पे किस पे बेस पे है ये? भाई सिंपल से दो पैरेलल हमारे बीम है, दो पैरेलल मिरर है, उसके बीच में लेजर हमने बीम डाल दी, वो आपस में बैक एंड फोर्थ चलती रहेगी, ऐसा चलती रहेगी, यानी कि आपस में टक्कर मारती रहेगी। और अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉलो करती है तो वो अपने एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगी, अगर नहीं करती तो घटा देगी, लेजर बनने के लिए, सिंपल सा। यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका? इसका वर्किंग प्रिंसिपल है प्रिंसिपल और मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल बीम का इंटरफेरेंस होगा, वही बैक एंड फोर्थ वाला, सिंपल बात। चलिए आगे मेन कंडीशन क्या है इसकी? मेन पढ़ना क्या है यहाँ पर? हमें पढ़ना है रेजोनेंट या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन को। यानी कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन कब होगी? आपको पता है बच्चों कब होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन? अगर नहीं पता है तो हमारी वीडियो पर जाइए
और उसमें शॉर्ट वीडियो मैंने डाल रखी है, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के 2 मिनट में समझा रखा है क्या होता है ना बच्चों। यहाँ पर देख लो एक बार क्या होता है, क्या होगा। सिंपल सी बात है, देखो कोई एक लेजर है, ऐसे चल, एक वेव है, वो ऐसे चल रही है समझ लो। एक वेव कब बनेगी, वो यहां से अगर स्टार्ट हो रही है और यहां पर जाएगी तो एक वेव कहलाएगी, यानी कि ये जो कहलाएगा वेव का, वो कहलाएगा लैम्डा वेव लेंथ, ये तो कहलाएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब हो सकता है इनके बीच में जब इनका क्रस्ट क्रस्ट से मिले और ट्रफ ट्रफ से मिले, इतना तो हमें पता है। समझो कि दूसरी बीम है, यानी कि दूसरी लेजर है, यानी कि दूसरी वेव है लेजर की, वो यहां से चली, देखो यहां से चली, तो इसका मतलब क्या है, देखो क्रस्ट क्रस्ट से मिल रहा है, ट्रफ ट्रफ से मिल रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यही तो कंडीशन होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब देखना बच्चों एक बार, कितना इनके बीच में पार्ट डिफरेंस है, यहाँ देखो कितना पार्ट डिफरेंस आया इनके बीच में जरा, यहां से लेके यहां तक का बीच का कितना पार्ट डिफरेंस है, लैम्डा का है, लैम्डा का। अब अगली जो वेव होगी, जो नेक्स्ट वेव होगी, वो कहां से चलनी चाहिए भाई, वो कहां से चलनी चाहिए, वो यहां से चलनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी तो फॉलो करेगी वो यहाँ से चलनी चाहिए। देखो फिर से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, क्रस्ट क्रस्ट से मिला, ट्रफ ट्रफ से मिल रहा है। अब देखना बच्चों इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया है, लैम्डा है। अब देखना यहाँ पर कितना हो गया, 2 लैम्डा नहीं हो गया। और जब यहाँ पर चलते रहेंगे हम, डैश 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 चलते रहेंगे, तो क्या आएगा नीचे, एन लैम्डा, एन लैम्डा या फिर एम लैम्डा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एन, एन या एम, यहाँ पर एम ले रखा है। किसके बराबर होगा वो, एम लैम्डा पार्ट डिफरेंस के। भाई ये पार्ट डिफरेंस ही तो है, भाई ये पार्ट डिफरेंस ही तो है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये क्या है, पार्ट डिफरेंस ही है। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन को हमने इस वाले मेथड को यहाँ लगाना, देखो कितना सिंपल है। देखो यहां से यहां तक की बीम की जो मिरर है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है, एक मिरर से दूसरे मिरर के बीच की लेंथ, ठीक है। हमने बोला कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब कंडीशन एम लैम्डा हो। सिंपल बात है, एन की जगह एम ले रखा है यहाँ पर, है ना, बुक में एम ले रखा है इसलिए ले लिया यहाँ पर एम लैम्डा इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस कितना होगा, हमें पता है ये प्रिंसिपल पे कौन से पे काम करता है, मल्टीपल बीम इंटरफेरोमीटर है ये, यानी कि ये एक तरीके से बैक एंड फोर्थ जब चलेगी, लूप गेन किसे बोलते हैं बच्चों, जब एक वेव आएगी और फिर वापस जाएगी, एक लूप तभी तो कंप्लीट होगा। इसका मतलब एक लूप चलने के लिए वेव कितनी लेंथ चलेगी, 12, एक बार, 2 बार, तो पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए यहाँ पर, 12 के बराबर। आगे बात समझ में बच्चों, सिंपल वे में बहुत सिंपली समझ लिया होगा आपने कि यहाँ पर एन लैम्डा इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होगा, 12 के, क्योंकि ये बैक एंड फोर्थ चलने में, एक लूप कंप्लीट करने में 2 बार इसको कवर करेगी। एल एंड एल कितना हो गया, 12 हो गया। बस यहाँ पर क्या कंडीशन निकालनी है, यही कंडीशन में ना, यहाँ से तो बस इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने निकालनी। क्या होता है बच्चों, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू सी बाई न्यू, यहाँ पर रख दी सी बाई न्यू, न्यू की वैल्यू निकालनी एम सी बाई 12 हो गई। ये होती है हमारी बच्चों रेजोनेंट कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ, रेजोनेंट कंडीशन का मतलब जब कोई भी वेव इस कंडीशन को फॉलो करेगी, इसका मतलब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉलो करेगी बिटवीन द कैविटी, यानी कि बिटवीन द मिरर, यानी कि कैविटी के रीजन में, और वो ही वेव ट्रांसमिट होकर जब बाहर जाएगी वो ही लेजर बनाएगी और उसी की पीक हमें मिलेगी। सिंपल बात है, वरना सारे के सारे कैसे होंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो करेगी। यही इसका वर्किंग है, देख लो इसका वर्किंग पढ़ के बिल्कुल सेम चीज यही लिख रखी है। बैक एंड फोर्थ जब मोशन करेगी, आपस में टकराएगी, जो वेव स्टैंडिंग वेव बनाएगी, यानी कि स्टैंडिंग वेव या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉलो करेगी, उसकी ही पीक लास्ट में मिलने वाली है। ये हो गया बच्चों हमारा क्या, फैब्री पेरोट रेजोनेटर का पूरा सिस्टम। सिंपल है बच्चों। अब ले लेते हैं इस यूनिट के दो दो न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे उठ के आते हैं और बहुत ही सिंपल है, इन्हीं फॉर्मूले पे बेसिस हैं जो हमने अभी अभी करे हैं। चलो बच्चों अब दो अपने न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस यूनिट के लास्ट, है ना। सबसे पहला न्यूमेरिकल, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आ सकते हैं दोनों में से कोई भी और दोनों मिल सकते हैं आपको। क्या है बच्चों, सबसे पहले देखना है क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। एक्टिव मीडियम गेन इन लेजर इज इतना, यानी कि गेन दे रखी है लेजर में इतना, जो भी हमें मिलता रहे उसे लिखते रहिए। सॉल्यूशन, गेन कितने दे रखी है, जी ए बच्चों कितना 1.05, 1.05। द लेंथ ऑफ द लेजर, लेंथ दे रखी है लेजर की, यानी कि एल दे रखा है हमारे 30 सेंटीमीटर।
लॉस कोफिशिएंट हमें दे रखा है यानी कि अल्फा, अल्फा दे रखा है हमें 1.34 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर इनवर्स। द रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ द मिरर आर इतना और इतना, यानी कि रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट दे रखा है हमने R1 और R2 दे रखे हैं। R1 कितना है 0.999 और R2 है हमारा 0.95। क्या क्या फाइंड करना है? लॉस फैक्टर सबसे पहले फाइंड करना है हमें, दूसरा लूप गेन फाइंड करनी है हमें, और तीसरा गेन कोफिशिएंट हमें जी फाइंड करना है। वन बाय वन एक एक को फाइंड करते हैं। सबसे पहले लॉस फैक्टर। लॉस फैक्टर क्या होता है बच्चों? लॉस फैक्टर हमारा होता है m। m इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? हमने अभी अभी हमने किया है, m इज इक्वल टू होता है e⁻³ अल्फा इंटू l। बिल्कुल सिंपल बात है, यही होता है लॉस फैक्टर, है ना। इसमें वैल्यू रख दो 2 की, l की, और 2 तो है ही, अल्फा और l की वैल्यू रख दो सिंपल। तो लॉस फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू e⁻², अल्फा क्या है हमारा 1.34 इंटू 10⁻30, सॉरी 34 कह रहा मैं, ये हमें प्लांक्स कोएफिशिएंट याद आ रहा है इंटू l कितना है हमारा? l है हमारा 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, जो भी आ जाएगा आंसर वाट एवर वही आंसर होगा, 0.9919। ये हमारा आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट आप कर लेना। सिंपल है बच्चों, ये एकदम एम फाइंड हो गया बच्चों। अगर फॉर्मूला पता है तो इसमें है क्या क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट देखते हैं इसका। लूप गेन फाइंड करनी है जीएल की वैल्यू। चलो भाई जीएल की वैल्यू फाइंड करते हैं। किस कंडीशन में? लॉस कंडीशन में, जब हमें लॉस हुआ था। दो कंडीशन में हमारी गेन आई थी बच्चों, पता हो तो। इन केस ऑफ विदाउट लॉस, दूसरी आई थी विद लॉस। तो विद लॉस वाली कंडीशन को अप्लाई करना है हमें, सेकंड वाली को। ठीक है बच्चों, विद लॉस वाली कंडीशन में हमारा देखो, मुझे याद है वो फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला ये आया था GL इज इक्वल टू R1 R2 e टू द पावर माइनस के 2 अल्फा L इंटू e टू द पावर 2 GL, आपको अगर याद हो तो। और इसको मॉडिफाई वे में भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखो, मॉडिफाई करके थोड़ा सा कैसे लिख सकते हैं देखो। ये क्या है भाई? ये क्या है? ये तो यही है अभी अभी जो फाइंड किया, यानी कि m बराबर क्या है e टू द पावर माइनस के 2 अल्फा इंटू l। और ये क्या होता है बच्चों, अगर याद हो तो ये होता है गेन पैरामीटर GA का होल स्क्वायर होता है बच्चों, e टू पावर 2 GL। जब डेरिवेशन किया था तो ये था, तो यानी कि इसे मॉडिफाई करके ये लिख सकते हैं हम GL इज इक्वल टू R1 R2 e टू द पावर माइनस PA। ये आ जाएगा बच्चों हमारा, ये क्या आ जाएगा m, और ये आ जाएगा हमारा GA का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कर रहा हूं, अब इजी हो गया। देखो m की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर रखी है, और G हमें दे रखा है, और R1 R2 है ही, तो GL तो आ जाएगा सिंपल। तो GL क्या आ गया हमारा? GL इज इक्वल टू R1 R2 की वैल्यू रख दो 0.0999 इंटू 0.95। m की वैल्यू कितनी आई? 0.9919। और GA कितना दे रखा है हमें बच्चों? GA इसका स्क्वायर कर दो 1.05 का होल स्क्वायर। तो जो भी GL आएगा वो लिख दो। GL क्या आएगा हमारा? 1.038। क्वेश्चन में जो भी दे रखा हो वैसे कर लो, डैश लगा रखा डैश लगा दो, जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो इस तरीके से कर लो। ये आ गया हमारी गेन विदाउट लॉस। चलें बच्चों अगला करें, अगला पार्ट। अगला पार्ट में क्या करा है बच्चों? हमें करना है गेन कोफिशिएंट फाइंड। गेन कोफिशिएंट होता है क्या बच्चों? गेन कोफिशिएंट हमारा ये होता है सिंपल सा G। तो G की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, G की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे फॉर्मूले से। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड क्या करना है? थर्ड पार्ट या इसी का पार्ट है। GA बराबर क्या होता है बच्चों? देखो दोनों तरफ से स्क्वायर अगर हटाएं हम तो दोनों तरफ से स्क्वायर हटा सकते हैं, क्योंकि इसका भी तो एक तरीके से E पे भी तो स्क्वायर हमने चढ़ाया था ना। E की पावर क्या आ जाएगा? GL आ जाएगा सिंपल। और GA की वैल्यू क्या दे रखी है? G की वैल्यू 1.05 है शायद, देखिए GA की वैल्यू 1.05। क्या करो दोनों तरफ LN ले दो, तो क्या आएगा बच्चों देखो, GL इज इक्वल टू LN 1.05, या फिर क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से G आ जाएगा हमारा LN 1.05 डिवाइडेड बाई L, और L की वैल्यू लिख दो जो भी है। L क्या है बच्चों? 30 सेंटीमीटर, 30। तो G की वैल्यू क्या आएगी? इसकी LN की वैल्यू फाइंड कर लो, और जो भी वैल्यू इसकी आएगी G की वैल्यू इतनी आएगी, करीबन 0.00126 सेंटीमीटर इनवर्स। G की वैल्यू है भाई, करना ही क्या है ना, फॉर्मूले अगर पता हो तो 2 मिनट का खेल है इनमें।
फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, ये दोनों पैरामीटर याद रखना, बात खत्म हुई। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये और भी सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द थ्रूपुट गेन। थ्रूपुट गेन फाइंड करनी है बच्चों, सिंपल। थ्रूपुट गेन का फॉर्मूला अभी अभी हमने करवाया है। क्या होता है, किस केस में फाइंड करनी है, हीलियम नियॉन लेजर में, जिसमें क्या दे रखा है, रिफ्लेक्टिविटी हमें दे रखी है, R1 की वैल्यू इतनी है, लिख लेते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। R1 क्या दे रखा है बच्चों हमें 99%, R2 क्या है हमारा, R2 है हमारा 95%। आगे चलो भाई, द लॉस इन द ट्यूब इज इतना, लॉस कितना दे रखा है बच्चों, या फिर से परसेंटेज में ना लिखे 0.09 लिख सकते हैं हम भाई। R1 जैसे ये था, कितना लिख सकते हैं हम, जैसे हमारा ये भी तो दे रखा ना, ये दे रखा R1 और R2 करीबन करीबन 0.099 लिख सकते हैं ऐसे हम, सॉरी 0.09, ठीक है। और ये क्या R2 के लिख सकते हैं 0.95 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, परसेंटेज में ना लिख के। क्या दे रखा है आगे हमें, लेंथ दे रखी है, ये सॉरी क्या दे रखा है, लॉस इन द ट्यूब, कितना लॉस दे रखा है इसमें। लॉस पैरामीटर क्या होता है बच्चों हमारा, लॉस पैरामीटर अल्फा, क्या दे रखा है 0.04 पर सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स हम लिख सकते हैं। लेंथ कितनी दे रखी है ट्यूब की लेंथ L बराबर दे रखी है 20 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, थ्रूपुट वैल्यू किसकी, गेन की, यानी कि जी भी निकालना है इन कंडीशन ऑफ थ्रूपुट कंडीशन। थ्रूपुट कंडीशन में हमने गेन का फॉर्मूला अभी अभी फाइंड किया है, जी इज इक्वल टू होता है अल्फा माइनस 1/12 ln R1 into R2, अभी अभी तो फाइंड किया है, सारी वैल्यू तो दे रखी है हमें, सिंपल सा रखा है फॉर्मूला में, सारी वैल्यू रख के फाइंड कर दो। जी बराबर अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.04 माइनस 1/2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 20 इंटू ln R1 की वैल्यू कितनी है 0.99, R2 की वैल्यू कितनी है 0.95, वैल्यू जो भी आएगी व्हाटएवर वही आंसर होगा। कितना आ रहा है 0.1936 मीटर इनवर्स, जो भी आएगी आपकी वैल्यू। कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, देख लेना एक बार है ना बच्चों, शायद मिस्टेक ना भी हो, ये आएगी वैल्यू। सिंपल है बच्चों, ये थी आपकी यूनिट सेकंड, है ना बच्चों। थोड़ी वीडियो ये थोड़ी लेट हो गई, उसके लिए सॉरी, लेकिन वीडियो मजेदार है, आपको पता है। आप एक बार करेंगे यूनिट फर्स्ट और सेकंड को, व्हाटएवर जो भी पेपर आए आप कर देंगे, कुछ भी आए, है ना बच्चों। आगे बच्चों हम यूनिट थर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यूनिट थर्ड हम जल्दी लॉन्च होगी आपकी वीडियो यूनिट थर्ड की, और उसमें और उसके बाद बच्चों जब सारी वीडियो हमारी कंबाइन हो जाएगी, यानी कि पांचों की पांचों यूनिट हो जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ पांचों को एक साथ कंबाइन रिलीज कर दें, या फिर अलग अलग रहने दें, जैसा आपका फीडबैक होगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे भी एक वीडियो लाएंगे।